नमस्ते। आज का हमारा जो आरोग्य चर्चा का ये सत्र है, उसमें हम आहार और इम्यूनिटी इसके बारे में आज देख रहे हैं। आहार और इम्यूनिटी ये जो भी हम देखेंगे, उसमें कौन सा आहार लेना चाहिए, आहार कौन से टाइम पे लेना चाहिए और किस तरह से आहार लेना चाहिए, ये सब बातें आज हम ये सेशन में देखेंगे। जब भी हम आहार और इम्यूनिटी इसके बारे में सोचते हैं, तो इम्यूनिटी का मतलब ही ऐसा है कि जब भी हम ये इम्यूनिटी के बारे में जब भी हम देखते हैं, तभी रोग प्रतिकारक शक्ति ये महत्वपूर्ण रहती है। रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ाने के लिए कौन सा आहार चाहिए, ये हमको आज देखना है। आहार और आरोग्य इसके बारे में जब भी हम देखेंगे, तो आहार कौन सा लेना चाहिए और कभी लेना चाहिए, इसमें स्पेसिफिकली एक जो बात है महत्वपूर्ण, उसमें आहार किसे कहते हैं ये भी देखना बहुत जरूरी है। संस्कृत में आ प्लस रू यानी रू हरति, ऐसा ये आहार का वर्णन किया है। ये जो आहार है, उसमें जो हम शरीर के अंदर लेते हैं, इसी को हम आहार ऐसा बोलते हैं। ये जो शरीर के अंदर हम आहार लेते हैं, उसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स होने चाहिए, वो कभी लेना चाहिए, ये आज बातें हम देखेंगे। आहार जो है वो क्यों लेना है, क्योंकि शरीर का पोषण जो है वो आहार के ऊपर ही निर्भर होता है। अगर हमारा शरीर में लेने वाला आहार अच्छा रहेगा, तो शरीर का पोषण अच्छा रहेगा। और वैसे ही इसी के लिए इसी को योग ऐसा बोला है। योग ये जो है, हमने लास्ट सेशन में देखा कि योगासन करके कैसे इम्यूनिटी बढ़ाई जाए। अभी हम देखेंगे आहार से ये इम्यूनिटी का योग हमारे शरीर से कैसे करेंगे। इसी के लिए अपने भगवत गीता में एक श्लोक आया है, युक्ताहार विहारस्य युक्तश्चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। इसमें युक्त आहार और युक्त विहार ऐसा करने से युक्त चेष्टा यानी हमारे जो हलचल यानी हमारे जो एक्शंस रहते हैं, वो भी अगर युक्त है, अच्छे हैं। युक्त स्वप्न अवबोधश्च, हमारी नींद का टाइम भी अच्छा है, हमारे उठने का भी टाइम अच्छा है, ये हमने दिनचर्या में देख लिया है। तो योगो भवति दुःखः, इसी का मतलब ऐसा है कि ये अगर ऐसा करते हैं, तो ये जो योग है उसके जरिए हमको दुख यानी शरीर में जो जो दुख है वो हम निवारण कर सकते हैं। इसी का मतलब है हमारी इम्यूनिटी इससे बढ़ सकती है, रोग प्रतिकार क्षमता इससे बढ़ती है। तो ये युक्त आहार क्या होता है वो आज हम देखेंगे। युक्त आहार ये जो बोला है ना, तो आप ऐसे सोचेंगे कि ये आहार लेना ही क्यों है। हमारा मन जो है वो आहार के ऊपर ही निर्भर रहता है, आहार से ही उसका पोषण होता है। अगर हम आनंदी है, तो क्या होता है कि अगर हम आनंदी है, तो हमारा जो शरीर है और मन है वो भी आनंदी रहता है। अगर दोनों आनंदी है, तो विषाद रोग वर्धना नाम, ऐसे आयुर्वेद में बोला है। इसका मतलब क्या है कि कोई भी रोग बढ़ाने के लिए शरीर में जो विषाद रहता है, ये विषाद जो है वो रोग बढ़ाता है। विषाद इसका नाम है, आपने अर्जुन विषाद योग ये पढ़ा रहेगा। विषाद यानी मन की दुखता या फिर खिन्नता, ये खिन्नता नहीं आनी चाहिए, इसी के लिए युक्त आहार लेना बहुत ज्यादा जरूरी रहता है। ये जो युक्त आहार लेना है वो कभी लेना है, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो वो पहले मैं आपको बता दूंगी कि आहार लेने से पहले हमको मालूम चाहिए कि कभी आहार लेना चाहिए। ऐसे हमारी संस्कृति में बोला जाता है कि किसी के भी हृदय में अगर प्रविष्ट होना है, तो उसका मार्ग जो है वो पेट में से जाता है। तो अच्छा खाना जो है ना, वो दूसरे को, हृदय को और अपने खुद को भी बहुत सुकून देता है, और इसी के लिए अच्छा खाना बहुत महत्वपूर्ण रहता है। तो ये खाना कभी खाना चाहिए, तो अपने आयुर्वेद में अष्टांग हृदय वाग्भट जी ने ये बोला है कि प्रसृष्टे विन्मुत्रे
हृदि सुविमले दोषे स्वपक्तके तथा च वाते अनुसरति तथा अग्नौ उद्रिक्ते विशदकरणे देहे च सुलभौ प्रयुंजित आहार विधि नियमितम कालम सही मतः। आपने सोचा रहेगा अरे बाप रे ये सब इतना लंबा क्या है, तो ये है प्रसृष्टे विमुद्रे। इसका मतलब है पहले आहार के पहले जो बात महत्वपूर्ण है वो मूल और मूत्र का विसर्जन करना चाहिए। अगर कोई भी शरीर में नेचुरल कॉज है, वेग है, यूरिन को जाना है, मोशन को जाना है, ऐसा अगर लगता है तो पहले वो काम करना चाहिए, फिर बाद में आहार लेना चाहिए। हृदय सुविमले, इसका मतलब ऐसा है कि मन में अच्छी बातें रखनी चाहिए तभी आहार लेना चाहिए। अगर हमारे मन में क्रोध है या फिर किसी चीज से हम अगर चिंतित है तो आहार वो वक्त नहीं लेना चाहिए। दोषी स्वपक्वे, इसका मतलब है आयुर्वेद के हिसाब से वात पित्त कफ ये 3 दोष रहते हैं, ये अपने अपने स्रोतस में अच्छे से चल रहे हैं तभी आहार लेना चाहिए। तथा वाते अनुसरति, वात का अनुलंबन होना चाहिए तभी आहार लेना चाहिए। तथा जो अग्नम उद्रिक्त, अग्नि है वो उद्रिक्त होना चाहिए। अग्नि उद्रिक्त होता है, इसी का मतलब ऐसा है कि जब भी हमको भूख अच्छी लगी है तभी खाना लेना चाहिए, न कि घड़ी में टाइम हुआ है उसके हिसाब से खाना लेना चाहिए। अग्नो उद्रिक्त विशद करणे, करण इसका मतलब है हमारे इंद्रिय, हमारे इंद्रियों में अच्छी पहचान है, हमारे इंद्रिय के कार्य अच्छे हो रहे हैं तो हमको ये खाना लेना चाहिए। ये ऐसा क्यों बताया है, तो कभी भी आपने अगर देखा रहेगा कि प्रेजेंटेशन जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है। अगर प्रेजेंटेशन अच्छा नहीं है, किधर भी कुछ भी रख दिया है और हम अगर वो खाना ले रहे हैं तो वो खाने में मजा नहीं आता है। हम सभी को होटल में जाना बहुत अच्छा लगता है, क्यों लगता है, तो उधर का प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा रहता है। और इसी के लिए अगर घर पर भी हम ये प्रेजेंटेशन अच्छा रखें तो क्या होता है, प्रेजेंटेशन अच्छा होने से खाने की जो अंदर की जो तमन्ना रहती है वो बढ़ जाती है, और इसी के लिए ये प्रेजेंटेशन भी अच्छा रहना चाहिए। बहुत सारी भगिनियों को मैंने ऐसा देखा है कि जिसमें हमने सब्जी कट की है उसी में खाना लेते हैं, परोस देते हैं, तो वो खाना जो है ना खाते वक्त भी वैसा नहीं लगता है कि ये खाना चाहिए। तो ऐसा खाना रहना चाहिए कि जिसमें प्रेजेंटेशन अच्छा हो। सो विशद करणे देहे च सुलभ, शरीर हमारा लघु होना चाहिए, खाना हम जब भी लेते हैं तभी। प्रयुंजित आहार विधि नियमितम, आहार जो है वो विधि नियमित लेना चाहिए, यही जो है वो काल बताया है। क्योंकि कितने बजे हम खाना ले रहे हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है ऐसा नहीं है, लेकिन भूख लगी है या नहीं है ये बात जो है वो ज्यादा महत्वपूर्ण रहती है। और इसी के कारण ये बात महत्वपूर्ण है कि ये बाकी सब चीजें हमको देखनी चाहिए। और भी एक बात मैं आपको जरूर बताना चाहूंगी, बहुत बार हमको पेशेंट्स ऐसे दिखते हैं कि जो बताते हैं कि ब्रेकफास्ट करते हैं और बाद में स्नान करते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। स्नान पहले होना चाहिए और उसके बाद में ब्रेकफास्ट या फिर कोई भी प्रकार का खाना लेना चाहिए। तो ये जो क्रम महात्म्य है वो भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। और भी एक बात मैं आपको जरूर बताना चाहूंगी कि खाना जब भी हम लेते हैं तभी सब जो खाने की चीजें है एक साथ रखकर फिर वो परोस देनी चाहिए, क्योंकि उठक बैठक करके जाके वापस आना, जो बुफे डिनर बोलते हैं ना वैसे रोज का रोज खाना नहीं होना चाहिए। जो बुफे डिनर है ना वो हमको एक्चुअली हम इसको जोक से क्या बोलते हैं कि हम उसको बोलते हैं बफेलो डिनर। तो बफेलो डिनर वो भैंस जैसे खाते खाते आगे जाती है ना, वैसा खाना नहीं लेना चाहिए। तो बुफे डिनर है वो नहीं लेना चाहिए, नॉर्मली बैठ के अच्छी तरह से खाना लेना चाहिए। अगर हम ऐसा करते हैं कि पैर फोल्ड करके अच्छी तरह से बैठ के अगर खाना लेते हैं तो हमारा जो पेट रहता है उसको भी फोल्ड आ जाता है, तो जितना खाना हमको चाहिए उतना ही हम ले लेते हैं। अदरवाइज क्या होता है, अगर खड़ा होके खाना लेते हैं ना तो ज्यादा अमाउंट में खाना जाता है, जितना चाहिए नहीं वो भी हम ले लेते हैं। तो इसी के कारण खाने के लिए बैठकर खाना भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसमें क्या क्या लेना चाहिए और क्या नहीं लेना चाहिए इसके बारे में
डॉक्टर उमा आपसे बात करेंगे। तो डॉक्टर उमा। गुड इवनिंग एवरीवन। जैसे कि मैम ने अभी बताया है कि आहार से इम्यूनिटी कैसे प्राप्त करनी है, आज के सेशन में अभी आपको ये देखना है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि हम रोज खाना खाते हैं ताकि हमें स्वास्थ्य मिल सके, तो इसलिए हम रोज का आहार का सेवन करते हैं। तो मगर इस आहार से हमें इम्यूनिटी कैसे मिल सकती है, ये भी हम आज देखने वाले हैं। तो रोज खाना खाते हैं क्योंकि हमें स्वस्थ शरीर मिल सके, मगर ये स्वस्थ किसे कहते हैं? तो आयुर्वेद में स्वास्थ्य की एक डेफिनेशन बताई गई है। समदोषाः समाग्निश्च समधातु मलक्रियाः प्रसन्नात्मेन्द्रियमनाः स्वस्थ इति अभिधीयते। इसका मतलब जिस व्यक्ति के शरीर में, इसका मतलब ऐसा होता है कि जिस व्यक्ति के शरीर में दोष, धातु, अग्नि इन सब की साम्यता हो और जिस व्यक्ति का शरीर और मन इनमें प्रसन्नता हो, उस व्यक्ति को हमें स्वस्थ कहना चाहिए। उस व्यक्ति को ही हमें स्वस्थ कहना चाहिए और इसके लिए हमें उपयुक्त इस आहार का हमें हमेशा सेवन करना चाहिए। इसके लिए हमें हमेशा स्वस्थ रहने के लिए थोड़ा गड़बड़ हो, ओके ठीक है, राधे। नहीं, ते स्लाइड शो पर। हाँ ना मैम, होत नहीं है स्लाइड शो, मैं कंटिन्यू कर दे। इट्स ओके, यू कैन कंटिन्यू। या हाँ ओके मैम। तो स्वस्थ व्यक्ति को स्वस्थ रहने के लिए हमें मतलब स्वास्थ्य की डेफिनेशन आयुर्वेद में बताते हुए कहा है कि समदोषाः समाग्निश्च समधातु मलक्रियाः प्रसन्नात्मेन्द्रियमनाः स्वस्थ इत्यभिधीयते। इसका मतलब जिस व्यक्ति के शरीर में दोष, धातु और इनकी अग्नि, इनका स्वस्थता हो, इनकी साम्यावस्था हो और जिस व्यक्ति का शरीर और मन प्रसन्न हो, उस व्यक्ति को ही हमें स्वस्थ कहना चाहिए। और इस तरह का स्वास्थ्य हमें जिस पदार्थ के सेवन से मिले, उस पदार्थों को ही हमें अन्न और आहार ऐसा कहना चाहिए। अभी मैडम ने भी बताते हुए कहा था कि मतलब शरीर की स्वास्थ्यता जो है हमारे खाने से मिलती है और उसके जो शरीर है रखना रहना चाहिए। तो उसके बाद हम ये बताएंगे कि आयुर्वेद में 3 मूलभूत घटक बताए हैं, जिसे कि त्रयोपस्थंभ ऐसा कहा है, आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य। तो इन तीनों में से हम आज जानने वाले हैं आहार के बारे में। तो इस आहार से हमें इम्यूनिटी कैसे मिल सकती है, इसके बारे में जानने के लिए सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि इस आहार से हमें कैसे हमारे शरीर का पोषण होता है। जब हम खाना खाते हैं तो खाना खाने के बाद हमारे पेट में जाने के बाद उसका पाचन होता है और पाचन होने के बाद उससे आहार रस की उत्पत्ति होती है। इस आहार रस से रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र सप्त धातुओं की निर्मित होती है और इन सप्त धातुओं के धात्वाग्नि द्वारा हमारे शरीर का पोषण होता है। और उसके बाद शुक्र से भी सप्त धातु जो है सातवां धातु, उसके बाद भी ओज की निर्मित होती है। तो ये ओज क्या होता है? ओज का हम आज की भाषा में इम्यूनिटी ऐसा भी बोल सकते हैं और कई आचार्यों ने इसको बल ऐसा भी कहा है। तो इसके महत्व का वर्णन करते हुए ऐसा भी कहा है कि ओजस्तु तेजो धातु नाम शुक्रांतानाम परम स्मृतम। इसका मतलब जब ये सभी सप्त धातुओं में श्रेष्ठ होता है। इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल बताने वाली हूँ। जैसे कि हम दूध से दही बनाते हैं, दही से छाछ और छाछ से बाद में मक्खन और उससे हम घी बनाते हैं, मगर इन सभी वस्तुओं में घी जो होता है वो सबसे ज्यादा गुणकारी होता है। वैसे ही ये जो ओज है ये इन सभी सप्त धातुओं में ज्यादा गुण वाला और श्रेष्ठ होता है। और इसका स्थान बताते हुए आचार्यों ने कहा है कि हृदयस्थमपि व्यापी देह स्थिति निबंधनम यन्नाशे नियतम नाशो यस्मिन् तिष्ठति तिष्ठति। इसका मतलब यह हृदय में और हमारे पूरे शरीर में इसका स्थान होता है। अगर इसका नाश हो गया तो हमारे शरीर का भी नाश होता है। इतना यह महत्वपूर्ण है हमारे शरीर के लिए।
तो इस तरह ओज की हमारे शरीर को नितांत जरूरी होती है। मगर इस ओज का हम आहार से कैसे प्राप्ति कर सकते हैं? उसके लिए हमें सही तरीके से और सही नियमों का पालन करते हुए आहार का सेवन करना जरूरी है। तो इसके बारे में हम और ज्यादा जानकारी लेंगे, जैसे कि अब यहाँ हम देखेंगे सात्विक, राजस और तामस आहार के बारे में। तो सबसे पहले जो है वो है सात्विक आहार। तो सात्विक आहार में क्या क्या आता है? जैसे फ्रेश, कोई भी फ्रेश खाना हो, कोई भी, मतलब इसमें ज्यादातर हमारे जो संस्कृति में आता है दाल, चावल, रोटी और सब्जी, इस तरह के फ्रेश फूड का इसमें इन्वॉल्वमेंट कर सकते हैं हम। और वैसे ही फ्रेश वेजिटेबल्स हो और फ्रेश फ्रूट्स जो होते हैं, ये सात्विक आहार में आते हैं। और इसका सेवन करने से हमारे शरीर का पोषण भी होता है और ये हमारे शरीर को बलवर्धन के लिए काफी हद तक जरूरी भी होता है, इसलिए हमें हमेशा का ही सेवन करना चाहिए। उसके बाद जो आता है वो है राजस आहार। तो राजस आहार में कौन सा फूड आएगा? इसमें हम कई बार देखते हैं कि कई सारे लोगों को ज्यादा स्पाइसेस वाले या फिर ज्यादा तेल डाले वाला खाना, नमक ऊपर से लेने की बहुत लोगों को आदत होती है। तो इस तरह का जो फूड है वो राजस आहार में होता है। इससे क्या होता है, हमारे शरीर का विकृत पित्त जो होता है वो बढ़ने लगता है और उससे कई सारी पित्तजन्य व्याधियां भी हमारे शरीर हमको हो सकती है, जैसे कि स्किन डिसीजेस हो या फिर कोई एसिडिटी हो, पेप्टिक अल्सर हो, ये सब डिसीज इस वजह से हो सकते हैं। उसके बाद जो हम देखने वाले हैं वो है तामस आहार। तामस आहार का मतलब कोई भी बासी खाना हो उसे हमें तामस आहार कहते हैं। तो आजकल बाजार में मिलने वाले कई सारी बेकरी प्रोडक्ट्स होते हैं या फिर फ्रेश कोई भी फूड हो जिसे कि पैक करके बेचा जाता है, ये सभी फूड्स जो है वो तामस आहार में इसका इन्वॉल्वमेंट होता है। इससे हमारे शरीर का विकृत कफ है उसकी वृद्धि हो जाती है और विकृत कफ की वृद्धि से हमारे शरीर में अग्निमांद्य बढ़ता है, आलस्य आ जाता है। अब अग्निमांद्य से हमारे शरीर का बहुत ही गहरा संबंध है। अग्नि रोगः सर्वेपि मंदोग्न, ऐसा आयुर्वेद में कहा है। मतलब कोई भी रोग जो हो, वो कोई भी रोग का कारण यह मंदाग्नि होता है। इसलिए हमें इस तरह का फूड बिल्कुल ही नहीं लेना चाहिए। हमारे शरीर के लिए सात्विक आहार यही उत्तम होता है। तो नेक्स्ट जो अब पॉइंट हम देखने वाले हैं उसे संस्कार कहते हैं। तो संस्कार ये क्या होता है? इसका मतलब हम फूड पे जो प्रोसेसिंग करते हैं उसे संस्कार ऐसा कहा गया है। हम खाना पका के खाते हैं उसे अग्नि संस्कार ऐसा आयुर्वेद में कहा गया है। संस्कारो ही गुणांतराधानम, मतलब संस्कार करने की वजह से हमारे जो खाने में गुण का परिवर्तन होता है। क्योंकि जब हम खाना पकाते हैं तो हमारे शरीर को इजीली डाइजेस्टेबल फॉर्म में मिल जाता है। वैसे ही हमें पानी पे भी संस्कार करना चाहिए। उसका मतलब हमें हमेशा पानी उबाल कर पीना चाहिए। इसके लिए आप अलग अलग तरीके भी यूज कर सकते हो, जैसे कि सुवर्ण सिद्ध जल। तो ये सुवर्ण सिद्ध जल क्या है? इसके सॉरी इसके लिए हमें, आपके पास अगर कोई भी सोने की वस्तु हो, प्योर सोने की होनी चाहिए, उसको पानी में डालकर आप आधा पानी शेष रहने तक उबाल लीजिए और बाद में ठंडा होने के बाद यह गुनगुना पानी भी आप पी सकते हैं। तो ये जो सुवर्ण सिद्ध जल है ये इम्यूनिटी बढ़ाने में काफी हद तक आपको मदद करने वाला होता है। उसके बाद जो है वो है षडंगोदक। षडंगोदक का मतलब क्या? इसमें 6 प्रकार की आयुर्वेदिक वनस्पतियां होती है। मुस्ता परपट कोशिरा चंदनोदिच नागरही। इसमें से सभी द्रव्य भी अगर आपके पास ना हो तो भी चलेगा। आपके पास, हमारे घर में सौंठ जो होती है, अदरक कहते हैं जिसे, तो उससे सिद्ध किया हुआ जल भी हमारे शरीर को पाचन करने में बहुत ही ज्यादा लाभदायी होता है। आजकल के रेनी सीजन में ऐसा उबाल उबाल के पिया हुआ पानी बहुत ही ज्यादा शरीर को लाभदायी होता है। अब पानी के साथ साथ हम देखेंगे कि हम खाने पे तो खाने पे भी किस तरह के संस्कार करते हैं। हमने ये बात की कि हम खाना पका के खाते हैं, मगर उसके उसी के साथ हम खाने पे कई सारे प्रोसेसिंग भी करते हैं। मतलब खाने को तड़का लगाते हैं और उसमें कई सारे स्पाइसेस भी यूज करते हैं, जैसे जीरा हो, राई हो, हींग हो, हल्दी हो, अदरक, लहसुन या लाल मिर्च। ये सब चीजों की वजह से खाने में तो रुचि भी आ जाती है। साथ ही साथ ये सब चीजें जो है ये दीपन और पाचन गुणात्मक होती है। उसकी वजह से वो जो खाना है, इनके साथ जो हम पकाने वाले हैं, तो उन सब चीजों में भी ये दीपन पाचन गुण आ जाता है और वो खाना हमें इजीली डाइजेस्टेबल होता है। अब संस्कार के बाद हम देखेंगे कि खाना हमें किस वक्त पर खाना चाहिए।
खाने के आजकल टाइम के बारे में तो बहुत ही सबका गड़बड़ हो जाता है, मगर आयुर्वेद के हिसाब से देखा जाए तो हमारा शरीर जो है एक बायोलॉजिकल क्लॉक के जैसे चलता है। बायोलॉजिकल क्लॉक का मतलब क्या है कि सुबह सूर्योदय के साथ ही हम सूर्योदय से साथ हमारे शरीर में जब जैसे जैसे दिन बढ़ने लगता है वैसे वैसे हमारे शरीर में भूख भी बढ़ने लगती है, और जैसे दिन ढलने लगता है उसी के साथ हमारा शरीर का डाइजेस्टिव कैपेसिटी जो है, डाइजेस्टिव पावर, वो कम होने लगता है। इसलिए हमें सुबह ही अच्छे से खाना खाना चाहिए दिन के वक्त में। उसके लिए सुबह 10 बजे का टाइम है, आइडियल रहता है। तो आप कहोगे कि ये सुबह 10 बजे ही क्यों खाना चाहिए? क्योंकि आयुर्वेद के हिसाब से देखा जाए तो सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक का जो वक्त होता है वो पित्त का काल होता है, और उस वक्त पे लिया हुआ खाना ये अच्छे से डाइजेस्ट होता है। इसलिए हमें सुबह 10 बजे प्रॉपर खाना खाना चाहिए, और बाद में शाम का जो खाना होता है वो सूर्यास्त से पहले लेना चाहिए, जैसे कि 5:30 बजे से लेकर 6:30 बजे तक। मगर आजकल की भागदौड़ की जिंदगी में हर एक किसी को अपने अपने काम की वजह से इस टाइम पे खाना खाना पॉसिबल ही नहीं होता। तो उसके लिए भी हमारे पास मतलब कुछ हम उसमें भी कुछ आइडियाज कर सकते हैं, जैसे कि सुबह के टाइम पे जब हम 8-9 बजे कई लोगों को बाहर निकलना पड़ता है तो उस वक्त थोड़ा सा हल्का नाश्ता हम खा सकते हैं, जैसे कि ये जो ज्वार का उपमा हो, या फिर गेहूं का सत्व, या फिर नाचनी का जो पोरिज होता है, उन सब का आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये सब चीजें जो है हमारे शरीर में ज्यादा मतलब कफों का उत्क्लेश नहीं करेगी, और दोपहर तक के खाने तक हमारा स्टेमिना जो है वो बना के रखने में भी बहुत मदद करेगी। सॉरी। और फिर उसके बाद दोपहर 1 बजे का जो खाना है वो आप पूरा आहार ले सकते हो, जैसे दाल, चावल, रोटी और सब्जी, इन सब का आप इसमें इन्वॉल्वमेंट कर सकते हो। और रात में फिर से आपको 7 से 8 की रात का लेना चाहिए। इससे ज्यादा लेट आपको खाना नहीं खाना चाहिए। अगर आप इससे ज्यादा लेट खाओगे तो फिर से वो डाइजेशन का प्रॉब्लम हो सकता है, और वो भी रात के खाने में आपको रोस्टेड फूड ही लेना पड़ेगा, जिससे कि पफ्ड पैडी राइस हो, जिसे कि साड़ी चाला हया बोलते हैं मराठी में, या फिर मूंग का छीला, ज्वार की रोटी, ये सब चीजें आप रात को खा सकते हो। अगर रात का खाना आपने लेट खाया हो या फिर ज्यादा हेवी खाना खाया हो तो उस समय आपको सुबह का जो नाश्ता है वो स्किप करना पड़ेगा, मतलब नाश्ता सुबह का नहीं लेना पड़ेगा। इससे वजह से सब रात का जो हेवी खाया है वो डाइजेस्ट हो जाएगा। अब हमने टाइम के बारे में तो बात कर ली, मगर दोनों खाने के बीच में हमें कितना गैप रखना पड़ेगा ये भी देखना जरूरी है। तो हमें कम से कम 4 से लेकर 6 घंटे तक का गैप दोनों खाने के टाइम के बीच में रखना जरूरी है। ये हर एक व्यक्ति के प्रकृति के अनुसार अलग अलग हो सकता है। इसलिए कभी भी आप अगर पहला खाना खाने के बाद दूसरा खाना खाने से पहले आपको अच्छे से भूख लगी हो तो आप जरूर दूसरा खाना खा सकते हो। तब इसके बाद हम देखेंगे कि आहार की मात्रा कितनी होनी चाहिए। तो आहार की मात्रा के बारे में बात करते हुए मुझे ये बताना बहुत जरूरी लगता है कि स्वामी रामदास जी ने यहाँ पे एक अच्छा श्लोक बताया है कि उदर भरण नोहे जानीजे यज्ञ कर्म। इसका मतलब ऐसा होता है कि अ, खाना खाने के बारे में हमें हमेशा पेट भरना यही नहीं सोचना चाहिए। खाना एक यज्ञ कर्म की तरह होता है। जैसे हम यज्ञ करते समय देखते हैं कि जो यज्ञ कुंड होता है उसमें हम अग्नि प्रज्वलित करने के बाद संविधा जो डालते हैं उसकी भी एक पर्याप्त मात्रा ही होती है। ज्यादा मात्रा या कम मात्रा होने से यज्ञ ठीक से नहीं होता। इसलिए हमें खाना खाते समय भी ऐसा ही सोचना चाहिए, क्योंकि हमारे शरीर में जो जाठर अग्नि होता है उसके हिसाब से ही हमें खाना खाना चाहिए। अगर आप ज्यादा खाना खाओगे, आपकी पसंद की सब्जी हो इसलिए, और या फिर कम खाना खाओगे तो भी या फिर कम खाना खाओगे तो भी आपको वो प्रॉब्लम हो सकता है डाइजेशन का। इसलिए हमें अपने आपकी भूख के अनुसार जितनी आपकी भूख हो उतना ही हमें आहार का सेवन करना चाहिए। जैसे हम अब खाने के बारे में हमने देखा है, तो उसी तरह हमें पानी के बारे में भी सोचना चाहिए। इसके लिए भी आयुर्वेद में एक श्लोक आया है, समस्तूल कृषा भक्त मध्यांत प्रथमांगुपा। इसका मतलब अगर आप खाना खाने से पहले पानी पियोगे तो उससे हमारे शरीर में कृशता बढ़ती है। अगर आप खाना खाने के साथ थोड़ा थोड़ा पानी पियोगे तो वो हमारे खाने को डाइजेस्ट करने में बहुत ही ज्यादा मददगारी होता है। और खाना खाने के तुरंत बाद अगर बहुत सारा आप पानी पियोगे तो उससे हमारे शरीर में स्थूलता उत्पन्न होती है। और खाना इसलिए अगर वही खाना आप
वही पानी आप खाना खाने के 1-1.5 घंटे बाद पियोगे तो वो भी हमारे शरीर के लिए बलदायी होता है। तो हमने अभी वक्त के बारे में देखा और खाने के बारे में भी देखा, मगर एक खाने का स्वरूप कैसे होना चाहिए, तो चरकाचार्य ने बहुत ही सुंदर बताया है इसके बारे में कि उष्णमश्नीया स्निग्धमश्नीया मात्रा व जीर्णेच। मात्रा व जीर्णेच इसके बारे में तो हमने देखा कि मात्रा कितनी होनी चाहिए, और खाना खाने पचने के बाद पहले खाने का डाइजेशन होने के बाद ही दूसरा खाना खाना चाहिए। अब उष्णमश्नीयात के बारे में हम देखेंगे कि हमें खाना उष्ण खाना चाहिए। इसका मतलब आप कहोगे कि अरे गर्मा गर्म खाना हम मुंह में डाले क्या, तो ऐसा नहीं। उष्ण का मतलब होता है कि खाना हमेशा फ्रेश होना चाहिए, फ्रेश फूड होना चाहिए। जैसे हमने तामस आहार के बारे में देखते हुए भी कहा था कि फ्रेश फूड होना चाहिए। उसी ये जो फ्रेश फूड होता है वो हमेशा हमारे खाने को रुचि तो उत्पन्न ही करता है, मगर उसी के साथ हमारे खाने को डाइजेशन के लिए भी ये बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है। और जो फ्रेश खाना होता है 3 घंटों के बाद उसका भी खाना हो तो उसमें से उसके जो प्राकृत गुण और रस होता है वो कम होने लगता है, वो 3 घंटों तक ही अच्छे अवस्था में रहता है। इसलिए हमें हमेशा प्रॉपर मतलब फ्रेश खाना ही खाना चाहिए। अब हम देखेंगे कि स्निग्ध आहार का स्वरूप में स्निग्ध भी खाना खाना चाहिए। तो स्निग्ध खाने में हमारे भारतीय संस्कृति में तो हम तेल और घी का बहुत से अच्छे से इस्तेमाल करते ही है। उसमें भी घी जो होता है वो गाय का घी बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है हमारे सेहत के लिए। वो हमारे शरीर की मेधा और बुद्धिवर्धन के लिए बहुत ही गुणकारी होता है। वैसे ही जो ग्रहणी नामक अवयव होता है उसके इंटरनल लाइनिंग के लिए जो सेल्स उसके फॉर्म होते हैं उसकी निर्मित में भी ये घी बहुत ही ज्यादा गुणकारी होता है। उसमें भी ये घी बहुत ही ज्यादा गुणकारी होता है। वैसे ही हम तेल का भी यूज हमारे इसमें करते हैं खाने में, तड़का हर एक सब्जी या दाल को तड़का लगाने के लिए। और घी के बारे में मैं यहाँ पे बताना चाहूंगी कि घी से तो रुचि, घी मतलब कोई भी स्निग्ध पदार्थ हो उससे तो रुचि खाने में ही है, मगर ये दीपन पाचन में हमें कैसे मदद करता है। तो हमारे महाराष्ट्र में कई सारे त्योहारों में पूरनपोली नामक एक डिश बनाई जाती है जो कि चने के दाल से बनाते हैं और बहुत ही होती है, मगर बनाते हैं जिसकी सारे स्पाइसेस यूज किए जाते हैं और उस पूरनपोली पे बहुत घी भी डाला जाता है। पूरनपोली को डाइजेस्ट करने के एक आमटी होती है, कटाची आमटी बोलते हैं उसे मराठी में, और ये आमटी स्पाइसेस डाली हुई और ये बहुत सारा घी जो उस पे परोसा जाता है, ये दोनों चीजें जो होती है वो एक दूसरे को बहुत ही पूरक होती है और उसकी वजह से ये हेवी पूरनपोली भी इजीली डाइजेस्ट हो जाती है। अब हमें आहार के नियमों के बारे में भी देखना चाहिए कि हमने पहले भी कहा था कि आहार जो होता है सेवन करना मतलब एक यज्ञ कर्म की तरह इसके बारे में हमें सोचना चाहिए। तो आपको भी पता है कि यज्ञ कर्म के समय हम बहुत सारे नियमों को पालन करते हैं जिसमें कई सारे शिस्त मतलब कई सारे डिसिप्लिन होते हैं। खाना खाते समय भी हमें ऐसे ही डिसिप्लिन का फॉलो करना चाहिए। कई सारे लोगों को ऐसी आदत होती है कि खाना खाते हुए टीवी देखना या फिर मोबाइल पे बात करना, मोबाइल पे खेलना, ये सब चीजें हमें कभी भी नहीं करनी चाहिए। हमें हमेशा खाना खाते समय पूरा ध्यान लगाकर ही पूरा कंसंट्रेशन के साथ ही खाना चाहिए। हमारे जो पांचों सेंसेस होते हैं उनका इस्तेमाल हमें खाते समय करना चाहिए, क्योंकि जब हम खाना खाते हैं तो मैडम ने भी अभी बताया था कि अगर हम खाना जब देखते हैं तो प्रॉपरली मतलब वो प्रेजेंट किया हुआ हो तो उससे हमें खाने की इच्छा अच्छे से उत्पन्न होती है। जैसे कि हमारे उसकी वजह से एक्चुअली क्या होता है, हमारे मुंह में पानी आता है। पानी आने का मतलब हमारे जो सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं वो सीक्रेट होना स्टार्ट करते हैं और हमारे खाने का डाइजेशन जो होता है वो मुंह से ही स्टार्ट हो जाता है। वो सलाइवा हमारे हर एक बाइट के अंदर मिक्स होता है। तो इसके बारे में भी आपको मैं एक एग्जांपल बताऊंगी कि जब हम किसी रास्ते से अगर जा रहे हो तो हमें कहीं पे पानी पूरी दिख जाए या फिर कहीं से हमें वड़ा पाव की खुशबू आ जाती है, तो तभी वो चीज हमें खाने की इच्छा हो जाती है। हमें ऐसा लगता है कि अरे चलो अभी भागो और मैं वो पानी पूरी खा लूं या वड़ा पाव खा लूं। तो हमारे मुंह में पानी क्यों आता है, क्योंकि हमें तब वो चीज जो होती है वो खा ले, क्योंकि तभी हमारे सलाइवरी ग्लैंड्स सीक्रेट होना स्टार्ट करते हैं कि वो पहले से ही तैयारी शुरू कर देते हैं कि अब मैं ये खाने के बाद इसको डाइजेस्ट करने के लिए स्टार्ट कर लूं। इसी तरह अगर हम रोज का खाना खाते समय हमारे पांचों सेंसेस का यूज करते हुए
अगर खाना खाएंगे तो वो हमें अच्छे से पाचन हो सकता है उसका। उसी के साथ हमें देश काल के बारे में भी सोचना चाहिए। मतलब हम जिस देश से हो, या यहाँ पे देश का मतलब हम जिस एरिया से रिलेटेड होते हैं, उस एरिया का हमें विचार यहाँ पे करना चाहिए। हम जिस राज्य से रहने वाले हैं उस एरिया का हमें विचार करना चाहिए। जिस एरिया में जो कोई भी धान्य या अनाज उगाया जाता है वो उस व्यक्ति के शरीर के लिए प्राकृत होता है। जैसे कि हम देखेंगे एग्जाम्पल, नॉर्थ इंडिया के साइड में बहुत ही ज्यादा ठंड होती है, तो उस एरिया के लोगों के ज्यादातर खाने में जो होता है गेहूं और राई का तेल यूज किया जाता है। राई का तेल जो होता है वो बहुत ही उष्ण होता है, मगर वो वहाँ के लोगों की सेहत के लिए बहुत ही अच्छा है। और उसके विपरीत अगर देखा जाए तो जो दक्षिण भारत में देखा जाए तो वहाँ के लोगों के आहार में चावल ज्यादातर खाया जाता है और नारियल का तेल इस्तेमाल किया जाता है। और उसके साथ ही जो महाराष्ट्र के बारे में देखें तो महाराष्ट्र में जो है मूंगफली के तेल के साथ हम जो है ज्वार की रोटी ज्यादातर खाने में इस्तेमाल की जाती है। इस तरह से हर एक व्यक्ति ने अपने अपने देश के हिसाब से हम अपने अपने खाने के बारे में सोचना चाहिए। तो हम अब देखेंगे काल के बारे में। काल का मतलब ऋतु, कि हर एक सीजनल फ्रूट्स के बारे में हम देखेंगे, सीजनल वेजिटेबल्स के बारे में देखेंगे। इसके लिए भी मैं यहाँ पे एक एग्जांपल आपको बताने वाली हूँ कि जैसे ग्रीष्म ऋतु में जो आम आते हैं, उसमें उस टाइम पे बहुत ही ज्यादा गर्मी होती है, और जो आम होते हैं वो भी उष्ण गुणात्मक होते हैं। और हम बहुत चाव से तो आम खाते हैं, मगर उसके बाद हमें बहुत ही सारी मतलब फुंसी आना या फिर कोई वो सब उष्णता जन्य जो विकार है उसकी निर्मित होने लगती है वर्षा ऋतु में। मगर नेचर ने भी उसको न्यूट्रलाइज करने का अभी पहले से ही सब सोच के रखा होता है। जैसे कि हम वर्षा ऋतु में ये सब जो चीजें होती है, जैसे कि जामुन हो, जामुन बोलते हैं उसे मराठी में, तो ये सब चीजें हमारे निसर्ग में पहले से ही आई होती है। इसी से हमें हर एक सीजनल फ्रूट्स का सेवन करना चाहिए। अब हम देखेंगे कि सीजनल वेजिटेबल्स क्या होते हैं। अब ये सीजनल वेजिटेबल्स हमें मेथी, पालक, मतलब आलू, ये सब चीजें तो सभी को पता होती है, ये सब सब्जियां। मगर अब हम जो देखेंगे वो सब सब्जियां भी बाजार में होती है, मगर वो ज्यादा हम उसकी तरफ ध्यान नहीं देते। तो ये जो शिगरू है सबसे पहले हम देखने वाले जो है, इसे शेवगा बोला जाता है हमारे में, और हिंदी में इसे सहजन कहते हैं। तो इस सब्जी की जो शेंग होती है उसकी हम सब भाजी बनाकर खाते हैं, मगर उसी के साथ इसकी जो पत्तियां होती है उसकी भी हम सब्जी बहुत ही अच्छी तरीके से बनाते हैं। ये कई सारे बोन रिलेटेड डिसीजेस में लाभदायी होती है, जैसे ऑस्टियोपोरोसिस हो। और इसका जो हमने पत्तियां बताई है तो ये अग्निवर्धन के लिए बहुत ही ज्यादा गुणकारी सब्जी है, तो इसलिए इसका हमें इस्तेमाल करना चाहिए। उसके साथ जो होता है उसके बाद जो सब्जी हम देखने वाले हैं वो है सूरनकन। ये जो बीच में सेकंड वाली जो सब्जी है वो है सूरन। दिखने में तो ये सब्जी अच्छी नहीं दिखती, मगर अर्श जैसी भयानक व्याधियों में ये सब्जी बहुत ही ज्यादा लाभदायी होती है। और तीसरी जो है वो है पम्पकिन फ्लावर बोलते हैं, मराठी भोपड़ा बोलते हैं उस सब्जी को। तो भोपड़ा का मतलब उस पम्पकिन का तो हमने सबने इस्तेमाल किया होता है, मगर उसी तरह ये जो सब्जी है उसके फ्लावर्स भी हम सब्जी की तरह खा सकते हैं। इसकी कई सारी रेसिपीज भी आपको मिल सकती है, फ्लावर्स की भी और उसके पम्पकिन्स की भी। तो ये जो पम्पकिन होता है, जब हम किसी मतलब व्याधि के बाद हमारे शरीर में जो वीकनेस रह जाता है तो उसको कवर अप करने के लिए जो सब्जी है बहुत ही ज्यादा यूजफुल होती है। संवर्धन और बलवर्धन के लिए सब्जी बहुत ही ज्यादा गुणकारी होती है। इन सब सब्जियों के बारे में आपको अगर और डिटेल ज्यादा माहिती मतलब इंफॉर्मेशन चाहिए हो तो हमारा यूट्यूब पे एक चैनल है श्री रुक्म चिकित्सालय के नाम से, उसमें आप के नाम से ये सब सब्जियों के बारे में और जानकारी ले सकते हो। इसके बाद जो है वो है करटुले। इसे मराठी में करटुले एक्चुअली कहा जाता है। ये सब्जी भी रेनी सीजन में ही मिलती है। तो ये सब्जी स्किन डिसीजेस में और डायबिटीज जैसे व्याधियों में बहुत ही ज्यादा लाभदायक होती है। उसके बाद की जो ये जो सब्जी है, उसके बाद की ये जो सब्जी है वो है अबई।
उसे स्वॉर्ड बीन भी कहा जाता है, क्योंकि ये दिखने में एक स्वॉर्ड की जैसी ही दिखती है। तो ये जो सब्जी है ज्यादातर शरद ऋतु में आने वाला जो अक्टूबर हीट बोलते हैं, उन अक्टूबर हीट में की होने वाली व्याधियों से बचने के लिए जो ये सब्जी बहुत ही ज्यादा गुणकारी होती है। और उसी तरह से स्प्लिनोमेगाली नामक व्याधि में भी ये हम अच्छे से इसका फायदा ले सकते हैं। नेक्स्ट जो है टाकड़ा बोलते हैं उसे मराठी में, और आयुर्वेद में इसे चक्रमर्द कहा जाता है। ये भी सब्जी जो है स्किन डिसीज में बहुत ही ज्यादा लाभदायक है। अर्टिकैरिया हो या फिर फंगल इन्फेक्शन में ये बहुत ज्यादा फायदेमंद होती है। तो दोस्तों हमने अब तक यही देखा कि हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए और कैसे खाना चाहिए। ये सब देखने के बाद हम अब देखेंगे कि हमें लंघन करना चाहिए। मतलब खाने, हम हमेशा खाने के बारे में तो सोचते ही है, मगर हमें कभी कभी थोड़ा सा उपवास भी कर लेना चाहिए। तो जैसे हम रोज दिन भर काम करने के बाद रात में सो जाते हैं, तो रात में हमें, ताकि हम दूसरे दिन अच्छे से काम कर सके, उसी तरह हमें उपवास भी करना चाहिए। हमारे शरीर को मतलब अगर जैसे हम आराम देते हैं रात को सोने के बाद दूसरे दिन अच्छे से काम करने के लिए, उसी तरह हमारे जाठराग्नि को भी हम अच्छे से एक दिन के लिए आराम देंगे, तो वो भी अच्छे से ठीक से काम कर पाएगा। इसलिए हर एक व्यक्ति ने अपने अपने ताकत अनुसार सप्ताह में एक बार या फिर 15 दिन में या फिर महीने में एक बार उपवास करना ही चाहिए। अगर आपको उपवास करना पूरी तरह से पॉसिबल ना हो, तो आप इस तरह से यहाँ पे इमेज में दिखाए गए जो रेसिपीज है उनका भी फायदा कर सकते हैं, जो कि मूंग का यूज बताया है यहाँ पे। उसका भी आप सेवन करके थोड़ा सा आप स्टेमिना काम के लिए रख सकते हैं, जिसकी रेसिपी मैं आपको अभी बताने वाली हूँ। तो इसके लिए आपको एक मूंग की दाल लेनी है, छिलटे वाली मूंग की दाल होनी चाहिए। उसके लिए आधी कप आप मूंग की दाल ले, उसे अच्छे से धो ले और एक कढ़ाई में डाल के अच्छा से भून ले। थोड़ा सा घी भी आप डाल सकते हो भूनने के वक्त। बाद में उसमें आप 4 से 5 कप पानी डाल ले और उसे अच्छे से पका ले। और बाद में जो ऊपर का पानी होता है वो निकाल ले और स्वादानुसार नमक डाल के आप इसका सेवन कर सकते हैं। और जिस व्यक्ति में बहुत ही ज्यादा वीकनेस आ गया हो, बहुत ही ज्यादा वीकनेस हो, तो उस व्यक्ति को आप थोड़ा सा पानी ही दे दे इसका। अगर ज्यादा भूख अच्छी हो आपकी, तो आप वो मूंग की दाल के साथ भी इसका सेवन कर सकते हैं। और थोड़ी सी रुचि अगर आपको चाहिए हो, तो आप उसमें थोड़ा सा घी का तड़का भी लगा सकते हैं। साथ ही में आप उसमें थोड़ी हींग और या फिर पसंदीदा लाल मिर्च का तड़का भी दे सकते हैं। उसके बाद और एक रेसिपी मैं आपको जो कि पोंगल नाम से जानी जाती है। इसके लिए भी आपको मूंग की दाल लेनी होगी आधा कप, और फिर चावल लेने होंगे आधा कप। तो मूंग की दाल पहले थोड़ी सी भून लीजिए। भूनने की वजह से मूंग की दाल में थोड़ा सा हल्कापन आ जाता है। और फिर बाद में चावल और मूंग की दाल को धोने के बाद अच्छे से पका लीजिए। और उसमें थोड़ा सा अदरक और हींग भी डाल दीजिए पकाते समय। अच्छे से पकाने के बाद दूसरी कढ़ाई में थोड़ा 2 चम्मच घी डालकर उसमें आप करी पत्ता डाल सकते हैं। अगर आपको पसंद हो तो आप उसमें 4 से 5 फिर ब्लैक पेपर और करी पत्ता डालकर उसको तड़का दीजिए। और जो हमने खिचड़ी मतलब जो दाल और चावल पका लिए हैं, उस पे हमें ये घी अच्छे से ऊपर से डालना है। और फिर बाद में मिक्स करके थोड़ी देर आप ढक दीजिए। और ये थोड़ी देर बाद आप गर्मा गर्म इसको सर्व कर सकते हैं। और अगर आपको पसंद हो तो ऊपर से और थोड़ा सा घी भी ले सकते हो। किसी को अगर पसंद हो तो इसके साथ आप नींबू भी थोड़ा ले सकते हैं। अगर आप शौकीन होगे खट्टा खाने की खट्टे खाने के अगर आप शौकीन हो, तो ऊपर से आप थोड़ा सा नींबू भी ले सकते हो। इस तरह से हमें आहार का और इस तरह से हमें आहार का और लंघन मतलब उपवास का मेल करते हुए ही हमारे इम्यूनिटी को बूस्ट अप करना होगा। इसके बाद में मैम को, हेलो मैम। मैम आवाज इतना ही है। हेलो, हाँ, थैंक यू उमा फॉर वेरी गुड प्रेजेंटेशन। जिन जिन को आपको कुछ क्वेश्चंस है तो आप चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं। सो इसमें अभी हम और भी कुछ बातें देखेंगे कि जिसमें हमको ये देखना है कि ये जो अभी इन्होंने डॉक्टर उमा ने जो जो कुछ भी बताया उसमें हम और क्या क्या कर सकते हैं।
तो स्पेसिफिकली ये जो उपवास के बारे में उन्होंने बताया, तो बहुत बार ऐसा हो जाता है कि ये जो उपवास है वो करने से ज्यादा तकलीफ होती है और उसके कारण बहुत सारे लोग ऐसे रहते हैं कि जो उपवास नहीं करते हैं। जब भी उपवास करना है तो कैसे करना चाहिए ये भी महत्वपूर्ण है। तो उपवास की व्याख्या क्या है वो हमें पहले देखनी चाहिए। तो उसमें उपावृतस्य हि पापेभ्यो सहवासो हि गुणैः उपवासस्य विज्ञेयः नहीं शरीरस्य शोषणम, ऐसे बोला है। जब भी हमको हिला बोलो जरा, कनोटेशंस कट करेला। जब भी हमको ये करना है कि उपवास करना है तो क्या करना चाहिए क्या करना नहीं चाहिए ये भी महत्वपूर्ण है। उपावृतस्य पापेभ्यो यानी पाप कर्म जो कुछ भी है, इसी का मतलब क्या है कि जो कुछ अच्छी बातें नहीं है, जैसे कि क्रोध आना, जैसे कि किसी के बारे में गलत सोचना, ये बातें अच्छी नहीं है, वैसे वो बातें नहीं करना है, ये भी उपवास है। जैसे हम शरीर में जो टंग है, रसनेन्द्रिय है, उसका उपवास करते हैं, वैसे ही हम ये अदर जो सेंसेस है उसका भी उपवास कर सकते हैं। इसमें क्या है कि अच्छा नहीं बुरा नहीं बोलना या फिर अच्छी बातें सुनना, ये भी एक प्रकार का उपवास ही है। दूसरा और है उपावृतस्य पापेभ्यो सहवासो ही गुणे ही, यहाँ गुण की जगह हमारा सहवास होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, जो जो कुछ भी अच्छी बातें हैं वो करनी चाहिए। इसमें हम ध्यान धारणा योगासन ये बातें कर सकते हैं, सो दैट हमारा शरीर और मन जो है वो चुस्ती स्फूर्ति युक्त हो। उपवासस्य विज्ञेयः नहीं शरीरस्य शोषणम। कुछ लोग ऐसा करते हैं कि पूरे दिन में पानी भी नहीं लेते हैं। ऐसे अगर करते हैं तो शरीर का शोषण हो जाता है। शरीर का शोषण हमें नहीं करना है, लेकिन क्या करना है, तो उपवास करना है शरीर के अच्छे बर्ताव के लिए। ये उपवास का क्या मतलब है वो भी मैं आपको समझाती हूँ कि 2016 में एक नोबेल प्राइज दिया था ऑटोफैगी के लिए। ये ऑटोफैगी क्या रहता है, अगर हम कुछ भी कुछ समय तक नहीं खाते हैं तो हमारा शरीर जो है वो ऑटोफैगी यानी हमारे जो डेब्रिस, सेल डेब्रिस, इसका मतलब है जो डेड सेल्स इन आवर बॉडी जो है वो निगल लेता है, इसी को ऑटोफैगी ऐसा बोलते हैं। हमारे शरीर में हमारे शरीर में आफ्टर 50s 60s कुछ ना कुछ कैंसर सेल्स भी बने रहते हैं, लेकिन वो ऑटोफैगी यानी वो शरीर से ही खाए जाते हैं और उसी के कारण वो कैंसर बढ़ते नहीं है। वो ऑटोफैगी एनहांस करने के लिए क्या करना है, तो उपवास करना है। अगर हम फास्ट करते हैं कुछ देर तक तो उसका मतलब है कि हम हमारे शरीर में जो डाइजेस्टिव फायर है उसके ऊपर लोड नहीं देते हैं, और वो लोड नहीं रहता है, इसी के कारण वो जो डाइजेस्टिव फायर है वो दूसरे जो कुछ भी शरीर में डेब्रिस है, हम आयुर्वेद में उसको आम ऐसा बोलते हैं, वो अनडाइजेस्टेड फूड जो कुछ भी है उसको निगल लेने में वो डाइजेस्टिव फायर है वो काम कर लेता है, और इसी के कारण ये उपवास महत्वपूर्ण रहता है। योशिनोरो ओशिमी करके जो साइंटिस्ट थे उनको इसके बारे में नोबेल प्राइज भी दिया गया था। उपवास भी उसके कारण बहुत महत्वपूर्ण रहता है। और भी खाने में क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए ये भी बातें बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें एक चरकाचार्य चरक संहिता जो है उसमें कुछ अग्र संग्रह करके बोला है कि which things to be taken and which things to be avoided। उसमें जो शाली धान्य जिसको हम सीरियल्स बोलते हैं उसमें बहुत अच्छा क्या है, तो रक्तशाली यानी रेड राइस जो रहता है ना वो बहुत अच्छा रहता है। रेड राइस नॉर्मली रोज के खाने में हम ले सकते हैं। कभी कभार कैसा है कि रेड राइस थोड़ा सा पकाते टाइम उसको टाइम ज्यादा लगता है और उसी के कारण वो अवॉइड किया जाता है, लेकिन इफ यू सोक दैट राइस फॉर सम टाइम एंड आफ्टरवर्ड यू बॉइल दैट, देन जल्दी वो तैयार हो जाता है। इसी के कारण वो रेड राइस यूज करना चाहिए। और भी एक बात राइस के बारे में मैं आपको जरूर बताना चाहूंगी। हमारे भारतवर्ष में ऐसा बोला जाता है कि आगे के जो 5 बरस है उसमें जो डायबिटिक पेशेंट्स है उनकी संख्या बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है। डायबिटीज से हम बचे कैसे, तो इसका एक प्रमुख कारण जो है डायबिटीज का वो है कि हम राइस कुकर में पका रहे हैं फॉर सेविंग आवर टाइम, राइट। कुकर में अगर यूज करते हैं तो अंडर प्रेशर तैयार हो जाता है, तो बहुत ज्यादा गुरुगुणात्मक हो जाता है, डाइजेस्ट नहीं होता है। दूसरी बात ऐसी होती है कि उसका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स बोलते हैं यानी शुगर बढ़ाने वाला उसमें जो बात रहती है वो जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है अगर हम कुकर में पकाते हैं तो।
अगर हम ओपन बर्तन में अगर राइस पकाते हैं, उसका ज्यादा वाला पानी निकाल देते हैं जिसको कांजी बोलते हैं, ऐसा अगर राइस बनाते हैं और खाते हैं तो कभी भी डायबिटीज होने का या फिर वेट बढ़ने का चांस नहीं रहता है। और भी एक बात मैं आपको बताना चाहूंगी, अपने कोंकण में बहुत सारे लोग ऐसे देखे रहेंगे कि जो खाली राइस और मछली ये दो ही बातें खाते हैं, लेकिन फिर भी कभी भी वो बहुत जाड़े हैं ऐसा नहीं दिखता है, क्योंकि वो काम भी बहुत ज्यादा करते हैं और राइस पकाते वक्त वो बर्तन में ओपनली राइस बनाते हैं, वो कभी भी कुकर नहीं यूज करते हैं। सो कुकर जो है वो हम नहीं कुकर में नहीं पकाना चाहिए, राइस जो है वो ओपन पकाना चाहिए, ये बात महत्वपूर्ण है। दूसरी बात जो है जिसको हम दाल बोलते हैं, उसमें मूंग दाल जो है वो सर्वश्रेष्ठ बताई है। सो ये मूंग दाल हमारे रोज के खाने में आनी चाहिए। मुद्गाहा पथ्यतमाहा भवंती ऐसा बोला है, ये जो मूंग है उसमें बैक्टीरियल और वायरल लोड ज्यादा बढ़ता नहीं है कभी भी। अगर कुछ बना के रख दिया है तो 3 घंटे के बाद उसमें बैक्टीरियल लोड बढ़ने के लिए चालू हो जाता है, लेकिन इसमें जो है स्पेसिफिकली मूंग में ये बैक्टीरियल लोड बढ़ता नहीं है, इसके लिए वो पथ्यतम है। जिसमें वो बैक्टीरियल लोड बढ़ता नहीं है, वो खाने से जब भी हमारे शरीर के धातु तैयार होते हैं तो उसमें भी बैक्टीरियल लोड नहीं बढ़ता है, क्योंकि वही मुद्ग से हमारा शरीर बना है, वही मूंग दाल से हमारा शरीर अगर बना है तो इसी के कारण अगर हमारी इम्यूनिटी बढ़ानी है, हमारी रोग प्रतिकार शक्ति बढ़ानी है, तो ये मूंग रोज सेवन करना बहुत जरूरी रहता है। और भी एक बात मैं जरूर आपको कहना चाहूंगी कि आजकल हम खाने में जो नमक यूज कर रहे हैं, वो जो नमक है ना वो रेगुलर नमक, हम कोई भी सोडियम क्लोराइड NaCl जैसा जो कॉम्बिनेशन है वो यूज कर रहे हैं कि जो आजकल केमिकल्स से बनाते हैं, या फिर हम ये देखते हैं कि समुद्र से निकाल देते हैं ये नमक जो रहता है वो। लेकिन जो नमक जिसको हम सेंधव बोलते हैं, काही जण त्याला उपासाचं मीठ बोलतात, सो ये जो सेंधव रहता है ना वो वृक्षतम है, सारे धातुओं को पुष्ट करने वाला रहता है, तो रोज के खाने में सेंधव हमको यूज करना है। गोघृत का बात जो है वो डॉक्टर उमा ने बहुत अच्छे से बता दिया है। गाय का घी लेना चाहिए, लेकिन एक गाय कौन सी होनी चाहिए वो भी महत्वपूर्ण है कि भारतीय वंश वाली जो गाय है वो लेनी चाहिए, जिसको हम A2 मिल्क बोलते हैं, वो A2 मिल्क से बनाया हुआ जो गोघृत है वो लेना चाहिए। इसमें और भी एक है कि खाने के लिए जैसे कि उन्होंने बताया कि अलग अलग तेल यूज करना चाहिए, लेकिन बाहर से लगाने के लिए तिल तेल जो है वो सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन तिल तेल जो है वो खाने में या फिर तड़का डालने के लिए बहुत अच्छा नहीं रहता है, सो उसमें हम ग्राउंडनट यूज करेंगे तो बेटर ज्यादा रहेगा। उसके बाद में जो है कि कुछ बातें ऐसी बोली है कि अन्न जो है उसका वृत्तिकराणाम श्रेष्ठ ऐसा बोला है। वृत्तिकर इसका मतलब है कि जीवन की वृत्ति जिससे चलती है उसको अन्न ऐसा बोलता है। सो इसी के लिए अच्छा खाना जो है हमारी शरीर की और मन की ताकत बढ़ाने वाला रहता है। हमारा जो मन है वो भी शरीर के जो अन्न का पोषण करता है, वही पोषण भाग से मन का भी पोषण होता है। अगर हमारे खाने में सीधा साधा बहुत ज्यादा तीखा नहीं है, ऐसा जिसको हम रॉ फूड बोलते हैं, या फिर जिसको टेस्ट एकदम बहुत ज्यादा पंजेंट है ऐसा नहीं है, तो ऐसा खाना लेते हैं तो हमारा मन भी बहुत शांत रहता है। अगर हमारे खाने में बहुत ज्यादा तीखा नमकीन ऐसा अगर आ रहा है तो उससे हमारे शरीर में भी कुछ एसिडिटी वगैरह दिखते हैं, लेकिन हमारा जो मन है वो भी बहुत ज्यादा क्रोधित एग्रेसिव रहता है। इसी के लिए अगर हमारी इमोशंस हमको कंट्रोल में रखनी है तो ये राजस खाना जिसको बहुत एसिडिटी वाला जो खाना है वो नहीं लेना चाहिए। हमारी भगवत गीता में इसका वर्णन बहुत अच्छे से आया है। जो सात्विक खाना है उसको आयु सत्व बल आरोग्य सुख प्रीति विवर्धना रस्या स्निग्धा स्थिरा हृदया आहार सात्विक प्रिय ऐसा बोला है। तो सत्व बल आरोग्य ऐसा बढ़ाने वाला जो है वो सात्विक आहार है, जिसमें ब्लैंड टेस्ट हम बोल सकते हैं वैसा है। जिसमें बहुत ज्यादा मसाले यूज करते हैं वो राजस आहार है। ये जो राजस आहार है वो कटवन्न अत्युष्ण तीक्ष्ण ऐसा है, कटु अम्ल में बहुत ज्यादा तीखा या फिर अम्बट रस वाला ऐसा जो है, अम्ल रस वाला ऐसा जो है वो राजस खाना रहता है। और तामस आहार जब भी हम लेते हैं, यानी जो फास्ट फूड रहता है, कैंड फूड रहता है या फिर फर्मेंटेड फूड रहता है, ये सब जो बातें हैं उसको जब भी हम लेते हैं तो हमारा मन भी उसी के तरह तम गुणी हो जाता है, उसी के कारण आलसी बन जाता है, कुछ काम करने का हमारा मूड नहीं रहता है। सो ये मूड बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए, तो सात्विक आहार लेना चाहिए।
ये जो तामस आहार है उसका वर्णन कैसे आया है कि यातयामं गतरसम पूति पर्युषितम चयत उच्छिष्टम च अमेध्यम भोजनम तामस प्रियम। यातयामम 3 प्रहर 3 घंटे उसको हो गए हैं पका के, वो जो है वो जो आहार है वो तामस आहार है। पूति पर्युषित, उसका नॉर्मल रस जो है वो चला गया है। अगर गर्मा गर्म हम टोमेटो सूप नॉर्मली लेते हैं और वही फ्रिज में रखकर शाम को लेते हैं तो टेस्ट में चेंज आ जाता है, राइट। तो ये जो चेंज है ये भी हम जान लेते हैं, फिर भी वो हम खा लेते हैं। तो ऐसा खाना अगर रोज के खाने में आ गया तो हमारा काम करने का ताकत, मन की ताकत, कार्यकारी शक्ति कम हो जाती है और उसी के कारण ये तमोगुणी आहार है वो नहीं लेना चाहिए। और भी एक बात मैं जरूर आपको बताना चाहूंगी कि आप पूछेंगे कि हाँ ये तो सब बातें हमको मालूम हो गई, लेकिन ऐसा कुछ रहेगा क्या कि जो कुछ भी अपेटाइजर करके काम करेगा? तो यस, श्योर काम करता है। तो ऐसा क्या है कि भोजनाग्रे सदा पथ्यम लवणार्द्रक भक्षणम, ऐसा बोला है। लवण और अर्द्रक, अर्द्रक इसका मतलब है अदरक जो हम लेते हैं वो, लवण है ना सेंधव, सेंधव और लवण सेंधव और अदरक ये अगर खाने के पहले हम थोड़ा थोड़ा सा पिंच ऑफ ऐसा भी ले लेते हैं तो भी क्या होता है कि हमारी डाइजेस्टिव पावर है वो बढ़ जाती है, एपेटाइट बढ़ जाती है। अगर किसी को प्रकृति पित्त की है तो वो गुडार्द्रक भी ले सकते हैं। भोजनाग्रे सदा पथ्यम गुडार्द्रक भक्षणम, ऐसा भी श्लोक है। सो गुड़ और अर्द्रक ये दोनों बातें भी आप उसमें ले सकते हैं। सो गुड़ और अदरक ऐसा अगर लेते हैं तो उससे क्या होता है, पित्त का शमन भी हो जाता है, लेकिन नॉर्मल एपेटाइट है वो बढ़ जाती है, खाने की रुचि बढ़ जाती है, टेस्ट बढ़ जाती है। और इसी के कारण ये दोनों बातें एपेटाइजर करके लेना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट रहता है। और भी एक बात है कि ये अभी सब कोविड सिचुएशन सब चल रहे हैं, लॉकडाउन में है या फिर अनलॉक में है बोल सकते हैं, तो भी खाना जो है बहुत अलग अलग डिश बना के हम व्हाट्सएप पे या फिर कोई भी सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं। सो खाना अलग अलग लेना ये बात अच्छी है, लेकिन वो इंग्रेडिएंट्स उसमें क्या यूज किए हैं या फिर वो कभी बनाया है, उसका प्रोसेस क्या है वो भी देखना बहुत जरूरी है। ये जो 5 व्हाइट जो बोलते हैं 5 W जो है वो ज्यादा करके सेवन नहीं करना चाहिए। तो उसमें जो है वो एक है व्हीट का मैदा जो बोलते हैं वो नहीं ज्यादा यूज करना चाहिए। जो व्हाइट शुगर है वो नहीं ज्यादा यूज करनी चाहिए। अगर ऐसा खाना हम डेली लेते हैं तो उसका मतलब ऐसा होता है कि शरीर का वर्तन होने के लिए उसका ज्यादा इम्पोर्टेंस रहता है। खाना कैसे लेना चाहिए ये भी बात महत्वपूर्ण है। उसमें उष्णम स्निग्धम मात्रावत जीर्णे वीर्या विरुद्धम इष्टे देशे इष्ट सर्वोपकरणम नाति घृतम नाति विलंबितम अजल्पन्न हसन तन्मना भुंजित आत्मानम अभिसमीक्ष सम्यक। इतना छोटे से शब्द में चरकाचार्य ने बोला है। तो ये अगड़ी का डब्बे जैसा इतना श्लोक क्या है? तो इसका मतलब ऐसा है कि उष्णम अश्नीयात, अगर गर्म खाना लेते हैं तो स्वाद बढ़ जाता है, इसके लिए गर्म खाना चाहिए। उसके बाद में है स्निग्धम अश्नीयात, स्निग्धता अगर है तो खाने में शरीर में जो अपना अग्नि है उसका औदार्य बढ़ जाता है। औदार्य इसका मतलब क्या है? हम जो खाना लेते हैं वो डाइजेस्ट करने की कैपेसिटी उसके बढ़ जाती है। कभी कभार कैसा है, पेट में भूख रहती है लेकिन खाने के लिए हम बैठते हैं ना तो एक ऐसा लगता है कि 3-4 रोटी खा जाऊं, लेकिन बैठने के लिए अगर हम गए तो 1-1.5 रोटी में ही हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? तो अग्नि का औदार्य नहीं है इसके लिए, ये डाइजेस्टिव फायर का जो कैपेसिटी है वो नहीं है उसके लिए, ये कैपेसिटी बढ़ जाता है स्निग्ध अगर अंश उसमें है तो। अगर आपने देखा रहेगा कि कोई भी यज्ञ जो रहता है, वास्तु शांति वगैरह जो करते हैं, तभी जब भी वो समिधा वगैरह डाले जाते हैं वो होम कुंड में, तो उसके बाद में एक चम्मच जो है वो घी का डाला जाता है। घी से जो बुझा हुआ अग्नि है वो वापस लिपटे लेता है। ऐसा हमारे भी शरीर में जो अग्नि है वो अग्नि अच्छा होने के लिए, उसका औदार्य बढ़ाने के लिए स्निग्ध गुण काम करता है। उष्णम स्निग्धम, उसके बाद में है मात्रावत, बहुत अच्छी मात्रा में खाना चाहिए। जो गुरु है, जो डाइजेशन करने में काफी टाइम लेते हैं, वो पदार्थ जो है वो कम मात्रा में लेने चाहिए, और जो लघु रहते हैं वो ज्यादा मात्रा में आप ले सकते हैं। फिर है जीर्णे, कभी लेना चाहिए खाना, तो ये इसका मतलब है कि पहले का खाना जब भी पूरे जीर्ण हो गया है, पूरा कंप्लीट उसका डाइजेशन हुआ है, तो ही आगे का खाना लेना चाहिए। अगर पहला ही खाना पका नहीं है पूरा, हमको ऐसा लगता है कि नहीं रे नहीं जाएगा,
तो नहीं लेना चाहिए खाना। तभी एक मील आप स्किप कर सकते हो, लेकिन अगर उस वक्त आप अगर खाना खाते हो तो क्या होता है, शरीर में इंडाइजेशन बढ़ जाता है, और यही जो इनडाइजेस्टेड फूड या फिर सामता है वो अलग अलग व्याधि उत्पन्न कर देती है। इसके लिए जीर्णे अश्नीयात ये बहुत महत्वपूर्ण है। उष्णम स्निग्धम मात्रावत जीर्णे, और भी एक बात है वीर्या विरुद्ध। आयुर्वेद के सभी लोग बताए हैं कि विरुद्धान्न नहीं खाना चाहिए। ये विरुद्धान्न क्या रहता है? सो वीर्य विरुद्ध यानी कोई भी दो बातें जो सिनर्जेटिक इम्पैक्ट नहीं कर देती है उसको बोलते हैं वीर्या विरुद्ध। अलग अलग बातें हैं, जैसे कि आपने देखा रहेगा एक पिंच ऑफ सॉल्ट भी अगर आप 2 लीटर 4 लीटर दूध में डाल देते हैं तो दूध जो है वो खराब हो जाता है। तो उसका साहचर्य, उसका सानिध्य है वो कभी भी अच्छा नहीं होने वाला है। तो ऐसी जो बातें हैं वो एक साथ नहीं खाई जाती है। वैसे भी कोई भी फ्रूट और मिल्क भी एक साथ खाया नहीं जाता है। उसका एक ही अपवाद है, वो है मैंगो, इसका आम्र, आंबा। वो जो मैंगो है उसका विपाक भी मधुर है, और इसी के कारण अगर मीठा मैंगो है तो यू कैन टेक विथ मिल्क द ओनली फ्रूट दैट इज मैंगो। अदरवाइज कोई भी फ्रूट यानी स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक वगैरह ये बनाते हैं ना, ऐसा नहीं लेना चाहिए। कभी कभार एक चेंज करके ले लिया तो ठीक है, लेकिन आप रेगुलरली रह रहे हो तो तकलीफ होगी। तो इसी का मतलब है वीर्या विरुद्ध है। और भी एक बात महत्वपूर्ण है कि इष्टे देशे, जो देश है जिधर आप खाना खा रहे हैं वो भी अच्छा समतल होना चाहिए। मैं अभी जो मैंने जैसे बताया कि उठक बैठक करते करते बफेलो डिनर जैसा डिनर या फिर वैसे नहीं करना चाहिए। तो एक ही जगह पर बैठ के अच्छे से खाना खाना चाहिए। इष्ट सर्वोपकरणम, सर्व जो उपकरण है वो इष्ट रहने चाहिए। जो परोसने वाली थाली है जिसमें परोसा जाता है या फिर जो उसके कटलरीज है वो बहुत अच्छे रहने चाहिए। अगर वैसे नहीं है तो वो देख के द्विष्टता यानी नॉशिएटिंग फील आ जाता है, तो शरीर में जो वात की गति है वो बदल जाती है। नॉर्मली जब भी हम खाना लेते हैं तो जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स है वो हमारे मुंह से लेके टुवर्ड्स गैस्ट्रिक यानी टुवर्ड्स स्टमक ऐसे रहते हैं। अगर हमारे मन में किसी भी चीज के कारण सामने कुछ देखते मन में घृणा उत्पन्न हो जाती है तो वो पेरिस्टाल्सिस रिवर्स हो जाते हैं और हम खाना ले नहीं पाते हैं। इसी के कारण इष्ट सर्वोपकरणम ऐसा होना चाहिए। नाती द्रुतम नाती विलंबितम, बहुत ज्यादा अगदी वाघ पाठीमागे लागल्यासारखा नहीं खाना चाहिए, जैसे कि शेर पीछे लग गया हो। और एक बात है नाती विलंबितम, बहुत ज्यादा टाइम 1 घंटा 2 घंटे ऐसा खाना चल रहा है ऐसा भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि नॉर्मली उसका जो चर्निंग प्रोसेस है स्टमक में जो रहता है आफ्टर 20 मिनट्स चालू हो जाता है। इसी का मतलब है कि 20 मिनट्स के बाद अगर स्टमक में चर्निंग प्रोसेस होता है तो वो खाना डाइजेस्ट होने के लिए अभी तैयार है। सो वो जब भी 20 मिनट्स के बाद 3 आवर्स हो जाता है वो उसको आगे छोड़ देता है। सो इसी के कारण एक महत्व ऐसा है कि बहुत ज्यादा देर तक भी 1 डेढ़ 2 घंटा तक खाना खाते ही रहना है, ऐसा नहीं करना है। उसके बाद में है नाति द्रुतम नाति विलंबितम, और जलपन न हसन, खाते वक्त कभी भी बहुत ज्यादा बोलना नहीं है, बहुत ज्यादा हंसना भी नहीं है। कभी कभार आपने देखा रहेगा कि मंगला गौरी की जो पूजा करते हैं उसमें एक व्रत रहता है कि खाना होईपर्यंत खाना जो है वो होईपर्यंत नहीं बोलना चाहिए, ऐसा है। या फिर मौन जिसको हम बोलते हैं वो करना चाहिए। आप बोलेंगे कि अरे हम सब डिनर के टाइम पे ही एक साथ बैठते हैं तो तभी बातें सब हो जाती है। यही बात है कि बातों बातों में हम कोई महत्वपूर्ण टॉपिक ले लेते हैं और उसमें चर्चा, गहन चर्चा हो जाती है। जैसे कि हम वो थॉट प्रोसेस में चले जाते हैं तो हम शरीर में जो आहार ले रहे हैं वो आहार का आनंद नहीं ले पाते हैं, या फिर उसमें डाइजेशन प्रोसेस जो है वो भी हैम्पर हो जाती है। इसी के कारण बहुत ज्यादा बोलते बोलते खाना नहीं लेना चाहिए। बहुत ज्यादा हंसते अगर खाना ले लिया तो क्या अच्छी बात है ना, ऐसा आप बोलेंगे, लेकिन बहुत ज्यादा अगर हंसेंगे तो फिर वायु की गति है वो बदल जाती है। हंसते हैं तो उदान वायु आयुर्वेद के हिसाब से जो है वह प्रकट करता है। तेन भाषित गीतादि विशेष प्रवक्षते, ये जो उदान का कर्म है, और हम जो प्राण का खाने का काम कर रहे हैं वो प्राण वायु का कर्म है। प्राण वायु की गति जो है वो इनसाइड द बॉडी ऐसा है। सो मुंह में से अंदर ऐसी प्राण की गति जा रही है, और उदान की गति जो है वो अलग है, ऊपर आ रही है, बाहर आ रही है हंसी, राइट।
सो उसी के कारण वो अलग अलग गति होने के कारण खाना अच्छे से जाता नहीं है। कभी कभार ऐसा अटक जाता है, हम अपन मराठी में घास लागला म्हणतो ना, वैसा हो जाता है अगर बहुत ज्यादा हंसते खाते हैं तो। किसी के लिए बहुत ज्यादा हंसते हंसते खाना नहीं लेना चाहिए। और जलपन न हसन। और भी एक बात महत्वपूर्ण है, तन्मना भुंजित, मन लगाकर खाना चाहिए। वो भी एक अच्छा शो या फिर क्या बोलते हैं, बहुत अच्छा फ्रेम होना चाहिए कि अरे वाह कितने अच्छे से खा रहा है मन लगाकर, ऐसा होना चाहिए। तो तन्मना भुंजित, ये तन्मना क्यों खाना है वो भी मैं आपको बताती हूँ। जब भी हम खाना लेते हैं और खाना बनाने वाले की प्रशंसा भी करते हैं, तो खाना बनाने वाले के जो मन में भाव होते हैं वो भी हमारे अन्न में चले आते हैं। वो अन्न अगर अच्छे भाव से बना है और हम अगर खा रहे हैं और अच्छे भाव से खा रहे हैं, तो हमारे शरीर के अंदर जब भी ये अन्न जाता है तो हम ऐसा देखते हैं कि खाते हैं और डाइजेशन हो जाता है और मोशंस क्लियर हो जाता है। इसका मतलब हम बोलते हैं कि हमारा खाना बराबर डाइजेस्ट हो रहा है, राइट। लेकिन ये जो है वो स्थूल पचन है। और दूसरी बात जो है कि हमारा खाना डाइजेशन होने के बाद हमारे शरीर घटक में जब भी परावर्तित होता है, जैसे कि रस बनता है, मसल्स बनते हैं, रक्त बनते हैं, बोन्स बनते हैं, ये जो है ये सूक्ष्म पचन है। अगर हम तन्मना यानी बहुत मन लगाकर नहीं खाते हैं तो ये सूक्ष्म पचन में अटकाव हो जाता है और इसी के कारण हमारी स्ट्रेंथ नहीं बढ़ती है। हम ऐसा बहुत बार सोचते हैं कि मैं बहुत अच्छे से खा लेती हूँ लेकिन फिर भी हीमोग्लोबिन कम क्यों है रे, तो इसका मतलब है हम तन्मना नहीं खा रहे, ये भी कारण उसमें एक हो सकता है अगर आप प्रॉपर डाइट ले रहे हैं तो। सो इसी का कारण है कि तन्मना भुंजित। और भी एक बात महत्वपूर्ण है, आत्मानम अभिसमीक्ष सम्यक, खुद को देख के खाना खाना चाहिए। इसका मतलब क्या है, आत्म परीक्षण करके कि कोई कोई बातें ऐसी रहती है कि किसी किसी व्यक्ति को नहीं चलती है। जैसे कि एक बात मैं बता दूं कि एक पेशेंट आते थे, बाकी सब खाना वो अच्छे से ले लेती थी, लेकिन कभी भी उसके खाने में आचार आ जाता था तो उसके शरीर के ऊपर ये दाने बन जाते हैं ना, शीत पित्त अर्टिकेरिया हम बोलते हैं, वैसा आ जाता था। सो इसका मतलब ऐसा है, उसको मेडिसिन दी लेकिन कभी कभार एक हाथ गोष्ट एक हाथ चीज ऐसी रहती है कि जो हमारे शरीर को सात्म्य नहीं रहती है, नहीं चलती है। ये जो खाना है वो हमको कंपलसरी त्याग देना चाहिए। किसी किसी पेशेंट को ऐसा देखा जाता है कि सूरण कंद अच्छा है, अभी जैसे डॉक्टर उमा ने बताया, लेकिन वो खाने से एलर्जी आ जाती है। किसी किसी को आप आजकल देख रहे हैं कि मिल्क एलर्जी रहती है, किसी किसी को आप देखते हैं कि व्हीट एलर्जी रहती है। ये देख के खाना लेना चाहिए। अगर ऐसा है कि पहले से अभी तक कभी भी प्रॉब्लम नहीं आया और अभी वो खाना लेते हैं तो तकलीफ है, तो इसका मतलब ऐसा है कि हमारे शरीर में कुछ ऐसे बदलाव आए हैं कि वो खाना अब हम नहीं ले सकते हैं। लेकिन अगर हम पूरे जन्म से जब से हम खाना ले रहे हैं तब से अगर एक हाथ चीज की हमको तकलीफ होती है तो इसका मतलब है वो हमको त्याग देना चाहिए। और अगर ऐसा है कि मैं 20 साल तक ये खाती थी तो कुछ तकलीफ नहीं थी, अभी मैं खाती हूँ तो मुझे तकलीफ है, अगर ऐसा है तो हमारे शरीर में ऐसे कुछ बदलाव आए हैं कि जो हम वो डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो वो दवा लेके हम अच्छे कर सकते हैं। जैसे हमारे पास एक पेशेंट आता था कि वो पूरे ये जो था 20-25 ईयर का लड़का था, तो वो अच्छे से सब ले रहा था और एक दिन ऐसा अचानक हो गया कि वो जब भी चिकन ले रहा था, वो चिकन लेने के बाद उसका एलर्जी आ गई। सो उसने एक बार दो बार ऐसा ऑब्जर्व किया, छोड़ दिया, लेकिन बाद में जिसको जैसे पता चला कि अरे चिकन लेने के बाद ही हो रहा है, तो इसका मतलब है कि 20 साल तक कुछ नहीं होता था, अभी हो रहा है। तो इसी का मतलब ऐसा कि शरीर में कुछ बदलाव आए हैं। सो डाइजेशन प्रॉपर करके अगर वो खाना खा लिया तो जैसे कि गाड़ी ट्रैक पे आ जाती है और अच्छे से चलती है, वैसे हो सकता है। इसी के कारण इसमें दोनों में भेद करना या फिर इसमें डिफरेंशियल डायग्नोसिस करना बहुत ज्यादा जरूरी रहता है। और इसी के कारण उष्णम स्निग्धम मात्रावत जीर्णे वीर्याविरुद्धम इष्टे देशे इष्ट सर्वोपकरणम नाति द्रुतम नाति विलंबितम अजल्पन न हसन तन्मना भुंजित आत्मानम अभिसमीक्ष सम्यक। ऐसा आहार लेते टाइम क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए, इसका पूरा जो है वो डिटेल बताया है। जैसे कि मैंने आपको बताया, मेरा ऐसा ख्याल है कि आप सभी मे बी आज के डिनर के टाइम से ही कुकर लगाना बंद कर देंगे, ओपन बर्तन में जो दाल और चावल जो है वो पकाएंगे।
मूंग दाल अगर पकाते हैं तो जल्दी पक जाती है, इसके लिए ओपन बर्तन में इजीली आप पका सकते हैं। और तुअर दाल से मूंग दाल ज्यादा पथ्यकर है, सो यू कैन कंज्यूम दिस मूंग दाल अलोंग विथ योर राइस, राइट। सो ऐसा अगर करते हैं तो हमारे शरीर के धातु मजबूत हो जाते हैं, और शरीर के धातु मजबूत होने के कारण हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है। इम्यूनिटी क्या है? हमारे शरीर के जो धातु रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, ये जो रहते हैं, वो अगर बाहर से कोई भी वायरल अटैक हो, बाहर से कुछ भी बैक्टीरियल अटैक हो, लेकिन उसको मल्टीप्लाई होने के लिए अगर उसको स्थान ही नहीं देते हैं तो वो बढ़ेगी नहीं, राइट। अगर हमारे धातु अच्छे हैं तो वो बढ़ेंगे नहीं और वो इमीडिएटली वॉश ऑफ हो जाते हैं। यही वॉशिंग ऑफ, ये जो है वो ऑटोफैगी से होता है। इसी के लिए अभी श्रावण महीना आ ही रहा है, तो एटलीस्ट 15 डेज में एक बार तो वन टाइम तो एटलीस्ट हाफ डे में तो आपको अगर फास्ट करेंगे तो बेटर है। अगर फास्ट का विषय आया ही है तो फास्ट के लिए क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए वो भी मैं आपको बता देती हूँ। फास्ट के लिए जनरली क्या लेते हैं? साबूदाना, राइट। बिल्कुल गलत है, नहीं खाना चाहिए साबूदाना, बहुत ही हेवी रहता है और हमारे स्टमक जो है, हमारे जो इंटेस्टाइन जो है, उससे आगे निकल नहीं पाता है जल्दी। इसी के लिए खाना खाने के टाइम साबूदाना खा लिया तो उसके बाद में ऐसा एकदम हेवी हो जाता है, बैठ रहते हम, कुछ भी करने का मन नहीं करता है। उपवास में ऐसा नहीं होना चाहिए। उपवास में मन हमारा बहुत ज्यादा कार्यक्षम होना चाहिए। इसी के लिए कल्याणकर विचार करने हैं, योग करने हैं, प्राण साधना, ध्यान साधना करनी है हमको। तो अभी क्या खाना चाहिए? तो आपको मैं 2-3 रेसिपीज छोटे छोटे बता दूंगी। जो राजगीरा रहता है, तो राजगीरा का लाही रहता है, उसका लड्डू बनाते हैं, राजगीरा लड्डू दूध, ऐसा ब्रेकफास्ट में ले सकते हैं अगर आप ये कर रहे हैं। तो अगर डायबिटिक है तो आप बोलेंगे हम नहीं लेंगे, गुड़ है उसमें, तो राजगीरा का लाही भी मिलती है, वो दूध में डाल के आप ले सकते हैं। दूसरी बात है, यही राजगीरा का पीठ बना सकते हैं, वो जो उसका आटा है उससे हम रोटी बना सकते हैं, राजगीरा रोटी। और ये सूरन की भाजी या फिर पोटैटो की सब्जी, ऐसा भी आप उसके साथ ले सकते हैं। या फिर ये जो थोड़ा सा प्रमाण में जिसमें साबूदाना है, ऐसा आप थाली पीठ जिसको बोलते हैं वो भी ले सकते हैं। और अगर ऐसा भी एक प्रकार है, महाराष्ट्र में हमारे उपवास है वो ऐसे नहीं रहते, लेकिन कर्नाटक में आप देखेंगे ना तो उसमें एक धान्य फरार ऐसे उपवास रहते हैं। यानी जो कुछ भी भर्जित किया है, रोस्टेड है, वो आप ले सकते हैं। भात का अन्न ज्याला आपण मराठीत म्हणतो, वो रोस्टेड बातें अगर लेते हैं तो वो बहुत ज्यादा पचने के लिए, हजम होने के लिए इजी हो जाती है। तो वो बातें लेनी चाहिए जैसे कि हमारे पेट को हम थोड़ी देर तक आराम दे सके। तो इसमें जैसे कि डॉक्टर उमा ने बताया, मुद्ग सूप दे सकते हैं, यानी मूग दाल सूप दे सकते हैं, या फिर नाचणीचा आंबील ज्याला मराठीत आपण म्हणतो, तर ती गोष्ट अतिशय उपयुक्त ठरते। आणि असा जर उपवास केला, उससे एसिडिटी वगैरह जो अगर रेगुलरली हो रही है तो हम कम करने के लिए बहुत ज्यादा उसमें मदद कर सकते हैं। सो ऐसा है, ये सब आहार का जो विषय या फिर आहार का जो टॉपिक है वो बहुत बड़ा है, बहुत ज्यादा भी है और भी बताने के लिए। लेकिन मेरे ख्याल से अभी हम क्वेश्चंस ले लेंगे। अगर आपको कुछ पूछना है तो आप चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं और चैट बॉक्स के क्वेश्चंस देख के मैं आपका आंसर बताती हूँ। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, बताती हूँ, वन सेक। ओके, पेशेंट सीवियर एसिडिटी है, वॉमिटिंग होता है एवरी 2 आवर्स के बाद में, बहुत ज्यादा बर्निंग सेंसेशन रहता है, चेस्ट बर्न है, उनको एवरी 2 आवर्स नहीं खाते हैं तो, लेकिन बार बार खाने से भी एसिडिटी बढ़ जाती है, ये एक बात महत्वपूर्ण है। दूसरी बात एसिडिटी की जो है वो बहुत ज्यादा अगर पानी लिया जाता है तो भी एसिडिटी बढ़ जाती है। हमारा जो अग्नि है शरीर का वो कैसा है? तो त्यक्त द्रवत्वम पाकादि कर्मणा अनंग शब्दितम, जो डाइजेस्टिव फायर है, आपने शायद कभी स्कूल में, कॉलेज में H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड देखा रहेगा। वो जो एसिड है वो पानी जैसा है या फिर लिक्विड है, लेकिन अगर वो फ्यूम्स में बदल जाता है तो उसका जो इम्पैक्ट है वो बहुत ही ज्यादा रहता है, बर्न कर सकता है वो। वैसे ही ये हमारे शरीर का जो डाइजेस्टिव फायर है वो फ्यूम्स जैसा है, जिसने त्यक्त द्रवत्व यानी पानी जैसी जो पार्ट है वो छोड़ दिया है। अगर ये फ्यूम्स के ऊपर, अग्नि के ऊपर बहुत ज्यादा पानी डालेंगे तो उसका डाइजेशन करने का कैपेसिटी कम हो जाता है और उसी के कारण हम कुछ भी खाते हैं तो डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं।
तो उससे पित्त बन जाता है और उसी के कारण ये एसिडिटी हो जाती है, नौशा वोमिटिंग आ जाता है, बर्निंग सेंसेशन आ जाता है। तो इसी के कारण ये अगर एसिडिटी रेगुलरली है तो क्या करना चाहिए मैं आपको बताती हूँ। ब्लैक रेजिन्स या फिर मनुका, ब्लैक द्राक्ष, काली द्राक्ष जिसको बोलते हैं, वो 20-25 रात को एक कटोरे पानी में लेके भिगो कर रखना है, सुबह जाके आपको खाना है। ऐसा करते हैं तो ये जो द्राक्ष बोले हैं वो आयुर्वेद में अग्र संग्रह करके बहुत अच्छा जो फल है वो ये काली द्राक्ष है। तो ये खाते हैं तो पित्त भी कम हो जाता है, मल प्रवृत्ति साफ हो जाती है और डाइजेशन की कैपेसिटी बढ़ जाती है, तो एसिडिटी भी नहीं रहती है। ये पित्त शमन करने वाली दवा रहती है। तो इतना एक छोटा सा चेंज है, आप कर सकते हैं। दूसरी बात, जब भी 2 आवर्स के बाद में चेस्ट बर्न है तभी आपको क्या खाना है, तो दाडिम या फिर पोमोग्रेनेट जो है वो आप ले सकते हैं। दाडिम जो है वो पित्त शमन करने वाला है और चेस्ट बर्न कम कर देता है। या फिर आप कभी कभार अगर बहुत ज्यादा हीट बाहर है तो कोकम शरबत भी आप ले सकते हैं। ओके, सो ऐसा जो है इसमें खाने का 2 आवर्स के बाद नहीं लेना चाहिए। और भी कॉन्सेप्ट है मैं आपको बताना चाहूंगी, बाउल ऑफ डेड फूड ऐसा बोलते हैं। सो कोई भी बात जो हम मार्केट से लेके आते हैं विच इज रेडी टू ईट, दैट इज एक्चुअली अ डेड फूड। ओके, जो बात हम फ्रेश बनाते हैं वो जो है वो चैतन्यमय फूड है, तो वो खाना चाहिए। अगर ऐसा हम चैतन्यमय खाना लेते हैं तो ये एसिडिटी होने के चांसेस कम हो जाते हैं। जो कुछ भी हम लाते हैं खाली वो प्रोसेस भी नहीं करते हैं और खाते हैं, दैट इज अ डेड फूड, सो वी हैव टू अवॉइड दोस थिंग्स। ओके, विच कुकिंग ऑयल इज गुड फॉर हेल्थ, अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन इसका आंसर मेरे ख्याल से अभी दिया है कि हम जिधर रहते हैं ना, ईट लोकल गो ग्लोबल ऐसा बोलते हैं। तो जो कुछ भी हमारे देश में पकता है, उगता है, वही हमको खाना चाहिए। अगर हम मुंबई में रहते हैं तो मुंबई के आजू बाजू के प्रदेश में क्या रहता है, मूंगफली रहता है, सनफ्लावर रहता है, तो ये 2 बातें जो है उसका हम ले सकते हैं। आजकल हम देखते हैं कि ऑलिव ऑयल वगैरह बहुत सारा यूज कर लेते हैं हम, लेकिन हमारे देश के हिसाब से ये दोनों बातें जो है वो महत्वपूर्ण है। एक पेशेंट में अम्लपित्त में पित्त का द्रव गुण बढ़ गया था, षडंगोदक दिया तो भी बढ़ गया, शुड गिवन फॉर। ओके, षडंगोदक जो है ना वो जैसे अभी बोला कि शुंठी सिद्ध जल उसके पीने के लिए देना है, लेकिन अगर हम उसको देते हैं कि यही पानी पीना है तो इसका मतलब है कि सादा पानी नहीं लेना है और वो सिद्ध जल ही लेना है। ये सिद्ध जल कैसे बनाते हैं, 2 लीटर पानी लेंगे, उसमें 1 चम्मच शुंठी डालेंगे या फिर उसका टुकड़ा डालेंगे, उसको उबालेंगे। उबालने के बाद वही पानी जो है वो पूरा दिन तक पीना है। इसका मतलब है कि सादा पानी नहीं लेना है। कभी कभार ऐसा होता है कि सादा भी ले लेते हैं और वो भी ले लेते हैं, तो पानी की मात्रा बढ़ जाती है। पानी की मात्रा बढ़ानी नहीं है, पानी का जो पाचन करने का गुण है वो बढ़ाना चाहिए, और उसी के कारण ये जो है वो शुंठी सिद्ध जल वैसे ही लिया जाता है। तो ये हम दे सकते हैं जरूर एसिडिटी में। कभी कभार अदरक के कारण जो सूखी अदरक, सूंठ जिसको बोलते हैं, वो थोड़ी सी जलन पैदा कर देती है, लेकिन अदरक जो है वो जलन नहीं पैदा कर देता है, जो आर्द्र रहता है वो, सो वो हम यूज कर सकते हैं। कॉपर वेसल इज बेनिफिशियल और नॉट, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है बीजे। सो कॉपर वेसल जो है वो अच्छा है ही। कॉपर जो है उसमें आप अगर देखेंगे स्कूल में एग्जाम वगैरह में हमने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए रहते हैं कि अगर उसमें डाल देते हैं वो तो कॉपर आयंस फॉर्म हो जाते हैं वगैरह। सो वो बहुत अच्छा कंडक्टर रहता है और उसी के कारण वो सेल्स में वगैरह यूज किया जाता है। लेकिन अगर हम कॉपर के वेसल में रख लेते हैं पानी तो वो पीना अच्छी बात है, शरीर में थोड़ा सा लेखन भी हो जाता है, वो भी अच्छी बात है। लेकिन ये जो कॉपर वेसल है इमीडिएटली रस्ट पकड़ता है ग्रीन कलर का। हम बाहर से बहुत अच्छे से साफ कर लेते हैं लेकिन अंदर से बहुत बार ऐसा रहता है कि साफ नहीं करते हैं, तो पीने के टाइम एक मेटालिक टेस्ट आ जाती है। वो मेटालिक टेस्ट अगर उसको आ रही है पानी को तो वो अच्छा पानी नहीं है, और अगर उसको मेटालिक टेस्ट नहीं आ रही है तो अच्छा पानी है। तो अगर आप अंदर से पूरा क्लीन करते हैं तो अच्छी बात है। कुछ बातें ऐसी है कि जो धातुओं का पाचन करती है, तो उसी के लिए ये जो कॉपर वेसल्स रहते हैं वो टैमरिन बोलते हैं ना, चिंस, उससे वो क्लीन कर लेते हैं। वो दिखने के लिए बहुत ज्यादा चमकेगा ऐसा नहीं है, लेकिन ये जो जंग जो पकड़ लेता है ना वो पूरा निकाल देता है, और इसी के कारण ये
जो अम्ल रस वाली जो टमेरिंड रहती है उससे उसको साफ करके फिर उसमें पानी आप रख सकते हैं। ओज वीर्य से बनता है, ओल्ड एज में वीर्य बनता नहीं है। ओके, इट्स अ गुड क्वेश्चन। ये जो वीर्य जो है ना, इसका मतलब सीमेन ऐसा नहीं है। ओके, सो ये जो वीर्य है इसका मतलब है कि शरीर की कार्यकारी शक्ति, ऐसा इसका मतलब है। हमारे शरीर में जो 7 धातु है उसमें से जो ये वीर्य है, ओज बनता है, वो ओज जो है वो कार्यकारी शक्ति, यानी कोई भी काम करने के लिए या फिर कोई भी हमारा जो जख्म है वो भी भरने के लिए जो काम आता है वो जो है वो वीर्य बोलते हैं। जो नॉर्मली वीर्य मराठी में या फिर बोली भाषा में जो बोला जाता है कि सीमेन का एनालॉगस, वैसा वो नहीं है। कर्ड इज नॉट गुड फॉर हेल्थ अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा, इज इट ट्रू? कर्ड जो है वो त्रिदोष कारक, ऐसा ही बताया है। कर्ड जो है वो वात पित्त कफ तीनों को बढ़ाता है, इसी के लिए वो अच्छा है नहीं। वो टच के लिए ठंडा है लेकिन शरीर में जाते ही वो गर्माहट पैदा कर देता है और इसी के कारण उसका बर्ताव है वो अलग है। तो कभी कभार हम कर्ड्स ले सकते हैं ना, ऐसा नहीं है, प्रोबायोटिक करके आजकल दिया जाता है। लेकिन जब भी लूज मोशंस होते हैं तो टिपिकली कर्ड राइस ले लिया जाता है। तो वो अगर लेते हैं तो इमीडिएटली वो मोशंस रुक जाते हैं, लेकिन बाद में जाके अलग अलग उसके व्याधि दिखाई पड़ते हैं, जैसे कि जॉइंट पेन वगैरह रहता है। सो कर्ड रेगुलरली लेना अच्छी बात नहीं है। अगर कर्ड लेना है तो मॉर्निंग में लेना चाहिए या फिर लंच में लेना चाहिए। डिनर में कर्ड कभी भी लेना नहीं चाहिए। और अगर कर्ड्स लेना है तो उसके साथ ये मूंग दाल सूप लेना चाहिए या फिर त्रिफला चूर्ण लेना चाहिए या फिर आंवले का चूर्ण लेना चाहिए। कर्ड लगाने का भी आयुर्वेद में एक अच्छे से प्रकार बताया है कि कैसा कर्ड लगाना चाहिए। जिसको हम बासी दूध बोलते हैं या फिर कल का जो बचा हुआ दूध है ना, दही से नहीं लगाना है, ज्याला विरजण म्हणतो वो कल का 1 चम्मच दूध आज के 1 कटोरी दूध में डाल के वैसे उसको हिला के रखना है, तो उससे वो कर्ड बन जाता है। ऐसा अगर कर्ड बनाते हैं ना तो उसका फायदा रहता है। दूसरी एक बात है कि जब भी हम कर्ड्स बनाते हैं तभी वो जो कर्ड्स है उसमें बनाते वक्त ही उसमें त्रिफला चूर्ण डाल देना चाहिए या फिर आमलकी अवला चूर्ण डाल देना चाहिए। अगर 100 ml वाला है तो 1 पाव चम्मच आप उसमें डाल सकते हैं। ऐसा अगर करते हैं ना तो वो जो कर्ड है वो दोष रहित हो सकता है। इसी के लिए विथ ऑल दिस फैक्टर्स कर्ड सेवन करना चाहिए। हिमोग्लोबिन कमी असेल तर कोरोनाचा त्रास होऊ शकतो का? ओके, सो कोरोना जो है वो किस किस को ज्यादा तकलीफ देता है? जो ये जो मॉर्बिडिटी जिसको हम बोलते हैं, डायबिटीज ज्यादा है या फिर जिसको हाइपरटेंशन है या फिर जिसको कैंसर जैसे डिसीज है, उनको ज्यादा तकलीफ देता है। लेकिन हीमोग्लोबिन कम है तो कोरोना त्रास दे, ऐसा नहीं रहेगा। फिर भी हीमोग्लोबिन बढ़ना चाहिए क्योंकि हीमोग्लोबिन अच्छा रहना शरीर की बर्ताव के लिए अच्छा रहता है। हीमोग्लोबिन बढ़ने के लिए क्या क्या खाना चाहिए वो मैं आपको बता दूंगी। उसमें रेगुलरली आप ये गाजर जो बोलते हैं वो लेना चाहिए, रेगुलरली पोमोग्रेनेट लेना चाहिए, रेगुलरली रात को भिगो के सुबह में लेना है, उसमें 1 बादाम 1 अंजीर ऐसे आपको लेना है। तीसरी बात जो है वो लीफी वेजिटेबल जो रहते हैं उसमें स्पेसिफिकली जो तांदड़ी बोलते हैं वो लोहे के तवे पर बनाना है। आपकी रोज की जो रोटी भी बनाते हैं वो भी एल्यूमिनियम से नहीं बनाकर आप अगर लोहे के तवे पर बनाते हैं तो उसका इम्पैक्ट जो है वो हीमोग्लोबिन बढ़ाने में अच्छा रहता है। आजकल हम देखते हैं कि बहुत सारा तवा मराठीमध्ये म्हणतात, जिसको हम रोटी सेकते हैं ना, वो जो सेकने का बर्तन है वो हमारा जनरली एल्यूमिनियम वाला हो रहा है। एल्यूमिनियम जो है वो न्यूरोटॉक्सिक है, हमारे ब्रेन टिश्यू को तकलीफ देता है। ओल्ड एज में ये जल्दी अल्जाइमर पैदा कर देता है, हमारी जो स्मरण शक्ति है वो कम कर देता है। इसी के कारण एल्यूमिनियम रेगुलर फूड बनाने के लिए नहीं यूज करना चाहिए। इसके कारण है कि आप पित्तल के जो तपेले रहते हैं वो यूज कर सकते हैं या फिर आप लोहे के तवे और कढ़ाई यूज कर सकते हैं। वैसे अगर लोहे के बनाते हैं तो हीमोग्लोबिन बढ़ने में काम आती है। स्प्राउट्स आर गुड और नॉट फॉर हेल्थ। ओके, स्प्राउट जो है उसमें बी विटामिन ज्यादा रहता है, इसके लिए लेना चाहिए ऐसे बोलते हैं, लेकिन वो शरीर में वात बहुत ज्यादा पैदा कर देते हैं। इसी के कारण इसको वीरूढ़ान्न ऐसा आयुर्वेद में बोला है, ये वीरूढ़ान्न बहुत ज्यादा नहीं लेना चाहिए। तो ये वात पैदा कर देता है तो क्या करना चाहिए, खाना है या नहीं खाना है?
तो इसमें 15 डेज में एक बार आप खाना ले सकते हैं। ये जो स्प्राउट्स है वो रेगुलरली इन द मॉर्निंग कच्चे तो बिल्कुल नहीं, इसको कुक करके ही लेना है। दूसरी बात है, कुकिंग करते टाइम उसमें लहसुन डालनी है, अदरक डालनी है और कोकोनट डालना है। ये 3 बनाते हैं तो उसका जो रुक्षता और शुष्कता जो है वो कम हो जाता है और पचन होने में, हजम होने में वो अच्छे रहते हैं। तो अगर ऐसे बनाते हैं तो स्प्राउट्स आप ले सकते हैं। My food is to be taken empty stomach in the morning. If there is 2 or more items can be taken empty stomach, how to prioritize? एम्प्टी स्टमक में मॉर्निंग में फूड लेना है 30 मिनट्स के इंटरवल। फूड बोलना है आपको या फिर मेडिसिन लेना है ऐसा बोलना है, समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन फूड लेना है तो एम्प्टी स्टमक होना ही चाहिए। अगर स्टमक पहले से भरा हुआ है ना तो फूड उसमें डालना ही नहीं है, ये बात आप सोच लो। कुकिंग ऑयल का हो गया। हार्ट पेशेंट के लिए भी जो है ना वो ग्राउंडनट या फिर ये जो रहता है अपना और सूर्यफूल का तेल, वो दोनों भी यूज कर सकते हैं। आजकल वो राइस ब्रांड वगैरह अलग अलग ब्रांड्स आ रहा है, लेकिन फिर भी कोई भी ऑयल जो है वो पूरी दिक्कत से कुछ भी बिना सोचे हुए अगर खाएंगे ना तो हार्ट डिसीज को प्रॉब्लम है ही। इसी के लिए संतुलित मात्रा में ऑयल लेना चाहिए। ऑयल नहीं लेना चाहिए ऐसा भी नहीं है, लेकिन अगर राइस ब्रान ले रहे हैं तो हार्ट के लिए अच्छा है करके बहुत सारा ले लिया तो भी उसका तकलीफ है ही। इसकी मात्रा कितनी है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। हाँ, ये बात अच्छी पूछी है कि हमारा फूड जो है स्वीट से चालू करना है या लवण अदरक से चालू करना है, ऐसा पूछा है। सो स्वीट से जो है ना वही फूड नॉर्मली लेना चाहिए। लवण अदरक जो है ना वो खाने से पहले लेना है। ओके, दैट इज एन एपेटाइजर। और खाना जो ले रहे हैं उसमें पहला स्वीट यानी मीठा घास जो है वो पहले लेना चाहिए। हमारे जो नॉर्मली खाना रहता है ना उसमें भी जब भी हम भगवान को नैवेद्य वगैरह चढ़ाते हैं तभी जो स्वीट वाला रहता है वो पहिले खाना है। खीर पहिल्यांदा खा, बाकी सगळं नंतर खा असं सांगितलं जातं। वो जो खीर रहती है ना, स्वीट क्यों खाना है, तो हमारा शरीर का जब भी अग्नि उद्रेकता है ना तो हम जब भी मीठा खाना लेते हैं तो उसकी शांति अच्छे से हो जाती है, तृप्ति हो जाती है। खाने की तृप्ति यानी हा माझं पोट भरलं हे जे फीलिंग है दैट हैपन्स विथ दिस स्वीट थिंग्स। सो उसी के कारण स्वीट थिंग्स पहले लेने हैं। उसके बाद में उसको थोड़ा सा क्या बोलते हैं, खाने को डाइजेस्टिव फायर को अच्छा रखने के लिए बीच बीच में जो लेफ्ट साइड वाला खाना रहता है जिसमें कि चटनी लोणचं वगैरह रहता है ना वो थोड़ा थोड़ा लेना चाहिए, लेकिन उसी के मात्रा में लेना चाहिए। लोणचं अगर आप खाने के सब्जी के मात्रा में ले रहे हैं तो तकलीफ होगी। The person is suffering from indigestion or fast stool after every meal. Okay, this is a good question actually. अगर ये लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं हम और अब बाद में रुकते हैं। अगर इसके बाद में भी आपको कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं तो हमारा जो आरोग्य चर्चा का जो ग्रुप है उसके ऊपर आप डाल सकते हैं, so that we'll be able to give your answers to the questions. Okay, so खाना खाने के बाद में हर एक टाइम अगर मोशन को जाना पड़ता है इसका मतलब है कि डाइजेशन का कैपेसिटी अच्छा नहीं है। इसमें आयुर्वेद के हिसाब से एक ग्रहणी करके निदान रहता है जिसको आप अमीबियासिस भी बोल सकते हैं या फिर कभी कभार उसको कोलाइटिस भी बोल सकते हैं। ऐसा अगर है तो उसमें दवा लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। ऐसा नहीं है कि वो खाने का इधर उधर करके हो जाएगा। ये ग्रहणी जो है आयुर्वेद के हिसाब से जिसको बताया है इसमें यही सिम्टम है कि हर टाइम जब भी खाना लेता है, जनरली इट हैपेंस इन द मॉर्निंग टाइम, खाना लेने के बाद आपको कंपलसरी मोशन जाना ही पड़ता है। उसके बाद में ब्रेकफास्ट के बाद भी रहता है या फिर टी लेते हैं तो उसके बाद में भी रहता है। 2, 3, 4 बार दिन में जाना पड़ता है। ऐसा अगर है तो जरूर मेडिसिन लेना चाहिए। इसके लिए बहुत अच्छे अच्छे मेडिसिन भी है। तो अच्छे मेडिसिन जो है उसमें रसराज रस वगैरह ऐसा भी हम यूज कर सकते हैं। और एक बात मैं आपको घर पर जो बता करने के लिए है वो बोल देती हूँ। अदरक का जो स्वरस रहता है, अदरक का जूस निकालना है और उसको नाभि में यानी अम्बिलिकस में डालना है और वैसे ही 3 to 4 मिनट्स लेट के रहना है। ऐसा अगर करते हैं तो हमारा जो डाइजेशन का कैपेसिटी है वो बढ़ सकता है। और भी एक बात है कि अगर ऐसा ग्रहणी है या फिर इंडाइजेशन है तो तक्र यानी ताक जो रहता है वो बहुत महत्वपूर्ण रहता है। भोजनांतच्या किम पेयम तक्रम, ऐसा उसका उत्तर है। खाना खाने के लास्ट में क्या लेना चाहिए तो ताक लेना चाहिए। ऐसा अगर करते हैं तो तक्र जो है ये ग्रहणी कम करने वाला, ग्रहणी अच्छी करने वाला ऐसा है।
सो इसी के लिए तक्र का यूज आप जरूर कीजिए। तक्र यानी बटर मिल्क पाक आप ले सकते हैं। ओके, सो आज का जो है अभी भी क्वेश्चंस आ रहे हैं बहुत सारे, लेकिन आई थिंक आवर टाइम इज अप नाउ। सो ये जो क्वेश्चंस है इसका जरूर हम आंसर देंगे। अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक के कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। अगर आप ग्रुप में है आरोग्य चर्चा के तो उसमें भी आप पोस्ट कर सकते हैं कल सुबह तक। तो एक एक आंसर जो है हम जरूर आपको ग्रुप पर भी दे देंगे। सो नाउ आई बी हैंडिंग इट ओवर टू नेहा, and thank you everyone for listen our this आरोग्य चर्चा सत्र। सेकेंडली मैं रुचिरा देशपांडे जो फन गुरु, जो हमारी टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट है फन गुरु करके, उनको भी मैं जरूर धन्यवाद देना चाहती हूँ। और नेक्स्ट संडे जो है तभी हमारा नेक्स्ट सेशन रहेगा जिसमें बिहार यानी कैसा हमारा बर्ताव होना चाहिए इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, वो भी हम देखेंगे। So next session में भी आप जरूर सब मिलना। So I'll hand it over to Neha. वैद्य गौरी और उमा जी, आपने इम्यूनिटी और आहार के बारे में बहुत अच्छी जानकारी दी है। उम्मीद करते हैं कि ये जानकारी सबको लाभदायक हुई है। अभी हमारा अगला सत्र 5 जुलाई को संडे इम्यूनिटी और विहार के बारे में है। उम्मीद करते हैं कि आज की तरह आप सभी उपस्थित रहेंगे और इस सत्र की शोभा बढ़ाएंगे। धन्यवाद, आप सब ने ये पूरी ध्यान से सुना। और धन्यवाद टू फन गुरु ऐप फॉर टेक्निकल सपोर्ट फॉर दिस प्रोग्राम। चलो अब हम मिलेंगे 5 जुलाई को। थैंक यू वेरी मच।